आपकी वजह से भुगतना हमें पड़ रहा है। आपको कोई कुछ नहीं कहता, आपकी पॉडकास्ट से बुला बुला के हमें दिखाते हैं, FIA के नोटिस भुगत रहे हैं। ये आपको कैसे पता कि मुझे कोई कुछ नहीं कहता? उमूमन ये कहा जाता है कि भाई अब रिवॉल्यूशन का इंतजार है। ये पाकिस्तान में कभी नहीं होगा, इनकी जीन्स में नहीं है। ये सरेंडर कर देते हैं कि हमारी फौज क्या अवामी इनकलाब के पीछे खड़ी होना चाहती है या नहीं होना चाहती। क्या वो इस बात की जरूरत महसूस करते हैं कि हमें इंसाफ की जरूरत है? तो ये गुलामी से आज़ादी, बुला के किसी ने पूछो ना उन लोगों से कि गुलामी से आज़ादी अमेरिका से है, एस्टेब्लिशमेंट से है, पिंडी से है, आप पारा से है, किससे आज़ादी है? जहां से हमें निकलना चाहिए कश्मीर का मतलब इसराइल को तस्लीम करना, इसराइल को तस्लीम करना। मेरा आपसे इख्तिलाफ इस वजह से कि क्यों हम इसराइल को तस्लीम करें? क्या हम इसराइल के बगैर तरक्की नहीं कर सकते? ये जो इतने फ़लस्तीनी इस 1 साल की जंग में शहीद हो गए, उनके खून को हम छोड़ दे फिर? क्या फ़लस्तीनी और इसराइल की जंग इस्लाम और कुफ्र की जंग है या इंसानियत की जंग है? जी बिल्कुल इस्लाम की जंग है। ये तो हम लोगों ने बना दिया कि ये नेशन स्टेट की जंग। रोजाना बम मारते हैं, टक 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 बम मार रहे हैं, तो फिर आ जाए मतलब मैदान में। ये मौलाना फजलुर रहमान के पास हजारों वर्कर हैं, वो गजा के लिए क्यों नहीं आगे बढ़ रहे? मुझे एक बयान दिला दो, अफगानिस्तान का एक मजारा दिखा दो तालिबान का गजा के फेवर में, और आप कह रहे हो इस्लाम की जंग हो रही है, वहाँ शहादतें हो रही हैं। वो जो इस्लाम के सबसे बड़े दाई हैं वो खामोश बैठे हैं, सर हाथ बांध के। सर जी यहाँ आप पर्सनल हो रहे हैं अफगानिस्तान के मामले में। मजहब को हर चीज में क्यों लेके आते हो आप? सर जी मजहब के बगैर हम नहीं है। जब इंसान से मुखातिब होते हैं ना अल्लाह ताला, आए तो मैं या अय्युहल मुस्लिमून नहीं होता, या अय्युहन नास होता है। आप मुझे आयत दिखाओ या अय्युहल मुस्लिमून वाली है, कुरान में है। क्या बहुत बार है मुस्लिम क्या ए मुसलमानों, ए मुसलमानों। मैं खुद कुरान हाफिज हूं, मुझे पता है। सुन लो यार, बात कर रहे हो, हमें नहीं। बात तो सुन लो ना। इंसान बनो फिर मुसलमान बनोगे। हम तो ये समझते कि पहले मुसलमान बनो फिर अच्छे आप इंसान खुद बन जाओगे। तुम बीमार होगे, तुम्हें दवाएं मिल जाएंगी, इंजेक्शन लग जाएगा, तुम्हारा एक्सरे हो जाएगा। कोई एक चीज जो इंसानी भलाई की आज मौजूद है, अगर वो मजहब ने दी हो तो मेरा नाम बता दो। कुछ काम जो है वो मजहब के करने के हैं और कुछ काम टेक्नोलॉजी के करने के ना। आपके घर पे जो है वो ऑडी कार खड़ी हुई 4-5 करोड़ की तो होगी सर। अल्लाह ताला ने आपको एक नेमत दी है, उसको यूज करें ना सर। ये तो आप ज़िया नहीं कर रहे नेमत। ये पैसा का ज़िया है। आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं। चेयरमैन FPR थे, जब आपको मुल्क के लिए कुछ करने का मौका मिला है तो आप भाग गए। आपने सारी जिंदगी बिजनेसमैन को टैक्स बचाने के तरीके बताए। जब आप चेयरमैन FPR बन गए, उन्हीं बिजनेसमैन से आपने टैक्स लेना था। उस पोस्ट पर बैठकर उन बिजनेसमैन से कैसे टैक्स लेते? अस्सलाम वालेकुम, आप रफ्तार देख रहे हैं। शब्बर ज़ैदी साहब को आप अक्सर रफ्तार पॉडकास्ट में मेरे साथ देखते रहते हैं, मगर आज हमने पॉडकास्ट का फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज किया है और शब्बर साहब को हमने जो है वो एक टाउन हॉल पे बुलाया। और इसमें हमने चेंज ये किया है कि हमने ऑडियंस, मैं तो सवालात पूछता रहता हूँ, इस बार हमने डिसाइड किया कि बहुत से शब्बर ज़ैदी साहब के फ़ैन्स हैं जो उनसे ख़ुद फ़ेस टू फेस सवालात पूछना चाहते हैं। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना उनको दावत दी जाए और यहाँ बुलाया जाए। तो कुछ दिन पहले हमने अपने मुख्तलिफ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर एक फॉर्म अपलोड किया था कि जो लोग आना चाहते हैं वो इसे फिल करें और शरीक हो जाएं। तकरीबन 400-500 लोगों ने इंटरेस्ट ज़ाहिर किया, मगर इतना स्पेस जाहिर सी बात है हमारे पास अवेलेबल नहीं था। तो उनमें से हमने कुछ मखसूस लोगों को सिलेक्ट किया है। तकरीबन 10 से 15 लोग हैं, तो वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने हमारे लिए वक्त निकाला। शब्बर ज़ैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आज की डिस्कशन कोशिश करेंगे कि थोड़ी अलग हो। जो पॉडकास्ट में मैं रवायती सवालात करता हूँ वो ना करें और कैजुअल सवालात शब्बर ज़ैदी की अपनी लाइफ से मुतल्लिक भी पूछें और आपको भी आज़ादी है कि आप जो पूछना चाहते हैं वो पूछें। तो आइए इस डिस्कशन को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सर ये सब माशाल्लाह फैंस हैं आपके, नहीं, बहुत मोहब्बत करते हैं। मतलब सबसे अच्छी बात तो ये है कि मुझे बड़े यंगस्टर्स लग रहे हैं। मोस्टली जो हैं वो बिटवीन 15 to 20 के आसपास के लोग हैं और अगर ये समझ, अगर इन तक हमारा कोई पैगाम पहुंच जाए तो बड़ी बात है। और यही यूथ है, इन्होंने यही बात जी, यही शब्बर भाई, वैसे आपको पता ही है रफ्तार पे हमारे ऊपर तो बुरा वक्त चल रहा है और FIA के नोटिस वगैरह भुगत रहे हैं और ज़्यादातर आपकी वजह से, आपकी पॉडकास्ट से बुला बुला के हमें दिखाते हैं और बोलते हैं देखो यार आपके चैनल पर क्या हो रहा है। पहले FIA कराची से नोटिस आया हमें, फिर FIA इस्लामाबाद से आया, फिर बैरिया टाउन का भी एक आया। खैर बैरिया टाउन वाले में तो आपका नहीं है, मगर आपको कोई कुछ नहीं कहता, आपकी वजह से भुगतना हमें पड़ रहा है। तो ये आपको कैसे पता कि मुझे कोई कुछ नहीं कहता? अच्छा, आपको भी कहा जाता है? नहीं, मैं ये नहीं कहता मुझे कोई कहा जाता है, मगर मकसद ये है कि अगर कोई मुझे नहीं, ये मैं एडमिट करता हूँ कि मुझे कोई डायरेक्टली कभी किसी ने किसी प्रोग्राम के लिए किसी बात के लिए मना नहीं किया, मगर ये कि मतलब बाज़ दफ़ा
इनडायरेक्टली और डायरेक्टली इशारे मिल जाते हैं कि थोड़ा एहतियात करें। मतलब ये मैं नहीं कह रहा कि मुझे कभी किसी ने कहा है, बट इशारे मिलते हैं कि आप एहतियात करें थोड़ा सा, थोड़ी चीज़ों में। मतलब ये चीज़ एक उनका ये ख्याल है कि मैं पाकिस्तान में बहुत सी ऐसी बातों को पब्लिक में ला रहा हूँ जो पहले पब्लिक के सामने डिस्कस नहीं होती थी। उनको मतलब पॉलिटिक्स में नहीं, जैसे कि बात ऐसे टॉपिक जो टैबू हैं पाकिस्तान में वो डिस्कस हुए हैं। तो मतलब ये है कि हम भी आपके साथ उसमें सवार हैं। मतलब ये नहीं समझें कि आप अकेले। नहीं शब्बर भाई, हमें तो बाकायदा एंटी स्टेट का वो एलिगेशन लगाया गया ना, तो एंटी स्टेट अगर हम एंटी स्टेट हैं तो आप हमारे पास अगर आप एंटी स्टेट हैं और मेरी पॉडकास्ट पर एंटी स्टेट है तो फिर उसका मतलब हुआ कि उन्होंने मेरी बात। मगर मैंने आपके जो फरहान मलिक साहब है उनके साथ बैठ के डिस्कस भी किया था। मुझे तो कोई अभी तक ऐसी बात नहीं हुई कि मैं पाकिस्तान में कोई ऐसी बात मैंने कभी की हो जो एंटी स्टेट हो। मतलब अगर ये कि अगर हमने डेफिनेशन ऑफ द स्टेट प्रायोरिटी को बड़ा लिमिटेड कर दिया है कि ये चीज़ एंटी स्टेट है और ये एंटी स्टेट नहीं है, सवाल ये है कि ये डिफ़ाइन करना थोड़ा सा मुश्किल है। और मेरा ज़ाती ख्याल है कि हमें ये डिफ़ाइन कर लेना चाहिए इन बच्चों के लिए, क्योंकि बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर कि क्या चीज़ एंटी स्टेट है, क्या चीज़ एंटी स्टेट नहीं है। ख़ास तौर पे आजकल के सोशल मीडिया में ये मैं मानता हूँ कि सोशल मीडिया में जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल हो रही है, जिस तरह की चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, वो तो इस काबिल भी नहीं है कि आप उनके बारे में बात कर सकें। तो मतलब तो ये मैं ये समझता हूँ कि एंटी स्टेट वगैरह चीज़ें जो हैं ये बड़ी रेलिवेंट हैं, बट एट द सेम टाइम इसकी डेफिनेशन को प्रॉपर्ली समझाना चाहिए। मगर ये कि एक पॉजिटिव चीज़ है। मगर अल्लाह का शुक्र है कि तुम और मैं मतलब एक मतलब लोग दुकान पे जाएं तो पहचान जाते हैं। सही। अच्छा शब्बर भाई, रफ्तार पे जब से आप पॉडकास्ट करने लगे हैं तो नो डाउट मुझे भी बहुत से लोग जानने लगे हैं जो पहले नहीं जानते, आपके भी फेम में इजाफा हुआ है। तो आपने अक्सर मुझे बताते भी रहते हैं कि लोग पूछते हैं कि यार आपने प्रोग्राम किया, कभी कोई ऐसा गेस्ट आपको मिला है कि जो आपसे नाराज़ हुआ हो? बाय द वे मुझे वैसे एक मिल चुका है रास्ते में, उसने कहा कि यार आज के बाद अगर तुमने शब्बर जैदी के साथ पॉडकास्ट की ना तो अच्छा नहीं होगा। और ये मिला पता कहाँ था? मलीर में, मलीर कैंट में। तो कैंट में। अच्छा। तो हाँ, आपको कभी कोई ऐसा मिला है कि मतलब मैं आपकी देखता हूँ मगर मुझे आपकी बातें अच्छी नहीं लगती? तारीफ तो बहुत लोग करते होंगे मगर ऐसा कोई बताएं वाकया। नहीं, मुझे कोई कभी ऐसा नहीं हुआ किसी ने, मतलब कभी किसी ने डायरेक्टली कभी नहीं कहा आज तक। अच्छा। मुझे कभी किसी ने नहीं कहा, मेरा कोई वाकया ऐसा नहीं है। कहा बाद लोगों ने कहा लंबा हो जाता है बहुत प्रोग्राम, मगर कभी किसी ने मुझे इस तरह की थ्रेट या कुछ नहीं कभी नहीं। और रफ्तार के व्यूवर्स को आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप टीवी चैनल्स पर भी जाते हैं और टीवी चैनल्स की व्यूवरशिप का तो शब्बर भाई आपको पता ही है कि क्या है, और यहाँ पर आप भी अपने दिल की बात। देखिए, बात ये है कि टीवी चैनल्स आपके जो फरहान मलिक साहब है उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी, बहुत अच्छी बात की थी, और वो बात बड़ी रेलेवेंट है। देखिए, उन्होंने कहा कि शब्बर ज़ैदी तो 25-30 साल से बोल रहे थे, तो आज क्या वजह है कि आप लोग उन्हें सुन रहे हैं। उन्होंने कहा देखिए जी, आप लोग उनको चलाते थे अपने मतलब से, कि आपने इधर से काटा, इधर से दिखाया, उधर से दिखाया, और 1-2 मिनट के लिए चला दी बात। अब आपने मौका दिया है कि यार ठीक है, एक आदमी के पास 1 घंटा है, 1.25 घंटा है, जो दिल चाहे की बात करें, अपनी बात को पूरी तरह पेश उसका पूरा रेफरेंस टू कॉन्टेक्ट एक्सप्लेन कर सकें। तो उस चीज़ ने पब्लिक को एक मतलब ये समझ आई है कि यार ये आदमी एक्चुअली कहना क्या चाह रहा है। देखिए ना, होता ये बड़ी ख़राबी है, और मैं आज कैटेगोरिकली कह रहा हूँ कि जिस तरह से हमारा जो मीडिया है, जिस तरह से वो लोगों के ये 3-3 लोगों को बुला के प्रोग्राम करता है, 5-5 मिनट बिठा लेता है, ये उस शख्सियत के लिए भी नुकसानदेह हो रही है, और मैसेज भी पूरी बात समझ नहीं आती। और वो उसको मतलब एक, मैं समझता हूँ वो जो सो कॉल्ड कंपेयर है ना, वो दे वांट टू ओवरटेक, दे वांट टू बिकम ओपिनियन मेकर। फैसल ओपिनियन मेकर नहीं है। फैसल को मुझसे सवाल करना है, ओपिनियन ये लोग फॉर्म करेंगे, ना मैं ओपिनियन मेकर हूँ ना तुम ओपिनियन मेकर हो। अब प्रॉब्लम ये आ गई है कि वो जो हमारे सो कॉल्ड, हम जिसे कंपेयर कहते हैं, दानिश्वर हो गए वो समझते हैं मैं ओपिनियन मेकर हूँ, वो ओपिनियन मेकर नहीं है। तो वो जो अब उसकी वजह से अगर आप देखें तो लोग पॉडकास्ट को ज़्यादा पसंद करते हैं बनिस्बत ये टीवी प्रोग्रामों के। चलें सर, अपने मेहमानों को भी शामिल करते हैं और उनके सवालों की तरफ बढ़ते हैं। तो अब मैं ज़रा उनके साथ जाके खड़ा होता हूँ और आपसे सवाल करते हैं जो भी है। जी, सवाल करने से पहले काइंडली आप अपना तारुफ करवा दें और ये भी बता दें कि आप क्या करते हैं, और फिर आप सवाल पूछ लें। माय नेम इज़ हम्माद,
I run a digital marketing agency and also I'm a student of economics. So दोनों क्वेश्चंस जो मैं पूछने जा रहा हूँ वो बहुत क्लोज टू माय हार्ट हैं और बहुत कंसर्निंग है मेरे लिए स्पेशली। पहला क्वेश्चन ये है कि आईटी सेक्टर जो कि पाकिस्तान की जीडीपी के अंदर बहुत मेजर रोल नहीं बट 1 to 2% कंट्रीब्यूट कर रहा है। ये जो करंट आउटेजेस हो रही हैं इंटरनेट की, उससे पर आवर डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक $7 मिलियन का नुकसान हो रहा है इकॉनमी को, और इसमें इतना पोटेंशियल है कि ये जो $1 अरब के लिए हर दूसरे दिन हमारी हुकूमत IMF के सामने जाती है और रो रही होती है और उससे हर अपनी मर्जी की शराइत मनवाती है और वापस आ जाती है। इस सेक्टर के अंदर इतना पोटेंशियल है कि ये बूम हो सकता है, आगे बढ़ सकता है, लेकिन अगर हम गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को देखें तो ना पेमेंट गेटवेज मौजूद हैं कि जहाँ से आप अपने फॉरेन क्लाइंट से पैसे मंगवा सकें। बहुत मुश्किल तरीक़ों से पैसे आ रहे होते हैं, बाजू रेमिटेंसेस बाहर से पाकिस्तान के अंदर लाना बहुत मुश्किल है। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी का रोल कहीं नज़र नहीं आता, और इस हवाले से माजी में या करंटली या फ्यूचर के अंदर कोई प्लानिंग है हुकूमत की, या हुकूमत इस पूरे सिनेरियो के अंदर अपना कोई इंटरेस्ट ही नहीं रखती है। पाकिस्तान फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री के अंदर 5th नंबर पर है, जबकि इंटरनेट स्पीड पे 126 नंबर पर है। तो इतना बड़ा गैप है, और इतनी बड़ी इंडस्ट्री को अगर हम फ्लरिश करें, और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या हैं और क्या होनी चाहिए, एक सवाल मेरा ये है। दूसरा सवाल, चूँकि मैंने बताया कि मैं इकनॉमिक्स से रिलेटेड हूँ, इकनॉमिक्स के स्टूडेंट हूँ, तो दूसरा सवाल मेरा ये है कि CSS हर साल ढेरों बच्चे CSS के एग्ज़ाम देते हैं, उस दौड़ में भागते हैं। चूँकि मोस्टली इकनॉमिक्स से रिलेटेड जॉब गवर्नमेंट इदारों में होती हैं, पॉलिसी मेकिंग से रिलेटेड मोस्टली जॉब्स गवर्नमेंट के सेक्टर्स के अंदर होती हैं। दुनिया के अंदर जो ब्यूरोक्रेसी है स्पेशली, वो ज़ीरो होने की तरफ जा रही है, कम से कम हो रही है। पाकिस्तान के अंदर अभी तक जो है वो CSS क्लियर करना है इस मस्ट। तो क्या CSS अभी तक उतना फंक्शनल है, या इसके मुताबिल कोई ऐसा सिस्टम हो सकता है कि जो इससे बेहतर सिस्टम हो और उससे जो है वो नौजवानों को जो है वो मजीद मौका मिल सके? देखिए, मैं पहले सवाल का जवाब आपको देता हूँ कि ये ऑलमोस्ट डिसाइडेड इशू है आज के ज़माने में कि कारोबार, या जहाँ पे कारोबार इन्वॉल्व हो, और बेसिक फैसिलिटीज़ लाइक एजुकेशन, मेडिकल, हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट और सिक्योरिटी, इसके अलावा गवर्नमेंट जहाँ पे भी है वहाँ से गवर्नमेंट को निकल जाना चाहिए। ठीक है, तो IT के बारे में आप ये करें कि IT के बारे में पॉलिसी बनाएं, ये बनाएं, वो बनाएं, अगर कुछ नहीं करें तो बेहतर है। पाकिस्तान में गवर्नमेंट का मतलब, गवर्नमेंट अगर नहीं करे, कोई काम करे, तो पाकिस्तानियों के लिए बेहतर होता है। अगर IT में आज गवर्नमेंट कुछ नहीं करे और आप लोगों को कहे यार आप जो दिल चाहे करें, और कोई रेगुलेशंस उसको इस तरह नहीं, खराब चीज़ों को खराब नहीं करे, तो पाकिस्तानी खुद ब खुद IT में आगे चले जाएंगे। कुछ नहीं करे से मुराद ये भी है कि इंटरनेट भी बनना। हाँ, मैं उस पर आ रहा हूँ, अच्छा, अब गवर्नमेंट जब, अच्छा, उस IT के लिए कम्युनिकेशन का एक ही जरिया है, वो VPN या इंटरनेट है। उसको जब आपका समझ लें कि आपका अर्निंग का रोटी रोजी है, जब उस रोटी रोजी को आप खराब करते हैं या स्लो करते हैं या आगे पीछे करते हैं, तो आप उस आदमी की लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं। मुझे कोई पॉलिसी नहीं चाहिए IT के लिए, कुछ नहीं चाहिए। मैं कहता हूँ IT मिनिस्ट्री को बंद कर दे, क्लोज कर दे। आप क्लोज कर दें IT मिनिस्ट्री को, यार आपसे कल से नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है, ना कोई ज़रूरत है हमें, ना कोई कुछ आदमी है। मैं पाकिस्तान की 2 बड़ी IT कंपनीज, सिस्टम लिमिटेड और TRG के अंदर एफिनिटी में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो। ठीक है, हमारी कोशिश होती है कि हम गवर्नमेंट से दूर रहें। ठीक है, फ्रीलांसर्स काम करते हैं, उनकी कोशिश होती है गवर्नमेंट से दूर रहें। तो गवर्नमेंट इन मामलात में बॉटलनेक है, रास्ता नहीं है। ठीक है, अब गवर्नमेंट ने ये करके जो इन्होंने किया है, जो करते, अगर मुझे नहीं पता, मैं इस पे बारे में एक और क्लैरिटी दूं, मुझे नहीं पता कि ये जो बात की जा रही है कि इंटरनेट स्लो हुआ उसकी वजह से 7 अरब का नुकसान हो गया और ये हो गया, ये फिगर्स मेरे हिसाब से एग्जिजरेटेड हैं। क्योंकि अगर आप कह रहे हैं 7 अरब का नुकसान हो गया, तो क्या कभी 7 अरब आपने कमाए थे? आप बताएं ना मुझे। सर, हमारी तो एक्सपोर्ट ही तकरीबन 2 अरब तो 7 अरब कहां से एक नुकसान हो गया? जब आपकी एक्सपोर्टेबल है ही 1.5-2 अरब, तो 7 अरब का नुकसान कैसे हो गया? ये बात गलत, बात लॉजिकल, सही कह रहे हैं। गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि वो जो IT की
सर्विसेज की एक्सपोर्ट है, जैसे मैं मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन है या बीपीओ है, उसके लिए मुझे इंडस्ट्रियल प्लॉट दे कि यार यहाँ मैं लड़कों को बैठा के और यहाँ 200 लड़के बैठा दूँ, ठीक है। अब अगर मुझे 200 लड़के बिठाने हैं कहीं, कहाँ बिठाऊंगा मुझे बताइए। शाहरा फैसल में मुझे कितनी महंगी जगह है। तो गवर्नमेंट ने आज तक पाकिस्तान में कितने आईटी पार्क बनाए जिसमें उन्होंने प्लॉट दिए, गवर्नमेंट ने किसी बंदे को प्रॉपर आईटी पार्क किस कहीं बना। कराची में कोई आईटी पार्क है बताएं मुझे, कोई आपने कहा कि 50 एकड़ की प्लॉट है, इसमें सारी बिल्डिंग बनेगी, ये आईटी पार्क बनेगा। तो ये जो गवर्नमेंट का कहानी है ना, ये बेकार की कहानी है। आईटी मिनिस्ट्री को इमीडिएटली बंद कर दे, पाकिस्तान ठीक हो जाएगा, ठीक है। दूसरा सवाल था ब्यूरोक्रेसी और सीएसएस, दूसरा सवाल था। अच्छा, अब ब्यूरोक्रेसी और सीएसएस, देखिए मेरे हिसाब से मेरी जो फैमिली है उस फैमिली में पहले ब्यूरोक्रेसी होती थी। मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे कहा कि ब्यूरोक्रेसी में नहीं जाना। मैंने कहा क्यों? कहने लगे तुम हराम खाओगे। उन्होंने कहा यार जो ब्यूरोक्रेसी में आज तनख्वाह है, उस तनख्वाह में तुम अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, तुम घर नहीं बना सकते, तुम कोई, अगर वो मैं 21-22 ग्रेड पे भी पहुंच जाऊं तो आप बताएं क्या 21-22 ग्रेड वाला आदमी घर बना सकता है? क्या 21-22 ग्रेड वाला अच्छी गाड़ी ले सकता है? तो अब अगर आप ब्यूरोक्रेसी पे चले गए तो इसका मतलब है आपने ये मेंटली एग्री किया है कि आप हराम खाएंगे या अपने बच्चों को महरूम रखेंगे। जो फैमिलीज 90s, 60s, 70s, 80s में सीएसएस में होती थी, अब वो सीएसएस में नहीं जा रही। अब लोअर मिडिल क्लास और देहाती लोग सिविल सर्विस में जाते हैं। एक मैंने इसके प्रोग्राम में ही कहा था, तो मुझे एक दिन शुएब सडल साहब ने टेलीफोन किया। उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस की तनख्वाह इसलिए कम रखी जाती थी गोरों के जमाने से आज तक कि पुलिस वाला रिश्वत ले, और जब गोरा पुलिस वालों से बंदों को मरवाना चाहे तो उसको इस्तेमाल करे। इसलिए पंजाब पुलिस की तनख्वाह कम रखी गई थी, वो आज तक कम है, ठीक है। और वो जिसकी गवर्नमेंट आती है उसके लिए जाके लोगों को बांट देते हैं। तो ये पूरा जो आप सिविल सर्विस का स्ट्रक्चर है, जिसको आप सीएसएस कहते हैं, ग्रेड 17, ग्रेड 18, ग्रेड 19, ग्रेड 20, 21, 22, ये टोटली मतलब कहते हैं ना, इस पे दीमक लग चुकी है और ये चल नहीं सकता अब। और लोग जो आ रहे हैं, पहले मुझे आज ही बल्कि इत्तेफाक से मेरे पास एक बंदा आया था जो किसी इस पे पेपर लिख रहा है। उसने कहा सर पहले जो सीएसएस करके आता था तो वो रिश्वत लेना शुरू करता था अपनी पोस्टिंग के 6 महीने बाद या 8 महीने बाद। अब वो पहले दिन से पैसे मांगना शुरू कर देता है। टाइमिंग का बड़ा फर्क आ गया है। पेपाल और ये जो जितनी भी सर्विसेज होती हैं जो बाहर से पैसे को ट्रांसफ़र करती हैं पाकिस्तान के अंदर, वो ना होने की वजह से भी तो एक बहुत बड़ा मसला है। उसके अंदर इंडिविजुअली हम क्या कर सकते हैं? या फिर गवर्नमेंट का? मेरी बात सुने, ये पेपॉल और जो पेमेंट मैकेनिज्म है, इसमें हमारे यहाँ हमने बड़ी मुश्किलें डाली हुई हैं, ठीक है। मैं कभी आपने मेरा कोई बयान नहीं सुना होगा कि मैंने कहा कि इसको आसान कर दो। जिस दिन मैं इसे आसान करूंगा ना, वो 4 बंदे बैठ जाएंगे मेमन मस्जिद के पास और वो उसको यूज करते हुए हवाले की कहानी शुरू कर देंगे। हमारा प्रॉब्लम क्या है? अगर हमने जरा सा भी रेमिटेंसेस के सिस्टम को आसान किया ना, तो हमारे लोगों का इतना बड़ा हवाला है कि वो हवाले के लिए इस्तेमाल हो जाएगा। तो सर वो तो अब भी हो रहा है, नहीं कम होता है ना, अभी इतना आसानी नहीं है ना। अभी देखो मेरी बात सुनो, $30 बिलियन पाकिस्तान में हर साल आता है, $30 अरब। ये रेमिटेंस का बता रहे हैं आप? ये रेमिटेंस बोलो, ठीक है। तो 30 अरब एक्चुअली 30 नहीं है, ये 35 या 40 है, बाकी 8 से 10 हवाले से आता है। अगर मैं पेपॉल वगैरह को आसान करूंगा ना थोड़ा सा, तो ये 30 जो आ रहा है ना, ये भी इधर आधा पीछे इधर हो जाएगा। मगर ये हमें थोड़ा सा सही करना पड़ेगा। आई एग्री, पेमेंट में मुश्किलात आ रही हैं, चीज़ों में मुश्किलात आ रही है। मगर मुझे एक और बात बताएं, ये जो फ्रीलांसर काम कर रहे हैं, ठीक है, और जिन्होंने लोगों को रखा हुआ है सैलरी पर, चले एक तो खुद कर रहा है ना, मगर जिस आदमी ने हायर किया हुआ है सैलरी पे बंदे को, उसकी सैलरी पे टैक्स दे रहा है वो? कोई नहीं दे रहा। क्यों? तो गवर्नमेंट ने नहीं लगाया हुआ ना। क्या मतलब? वो तो उस बंदे की एक्सपोर्ट पे नहीं है, उस बंदे के अप्लाई पे तो है। अच्छा, तो ये भी तो बहुत मसाइल है ना। तो ये चीजें, मगर
आपको पता है कि इंडिया की आईटी सेक्टर क्यों डेवलप हुआ? इसलिए डेवलप हुआ कि अमेरिका ने इंडियंस के लिए पाबंदी लगा दी आईटी सेक्टर की वीजा पर 1980s और 90s में, कि कोई अमेरिकन जाएगा ही नहीं, इंडियन जाएगा ही नहीं अमेरिका, क्योंकि वहां उनको एम्प्लॉयमेंट का मसला बढ़ गया था, नौकरियां नहीं मिलती थी अमेरिकन को। उन्होंने पाबंदी लगा दी कि इंडियंस नहीं जाएंगे, वीजा नहीं मिलेगा। ठीक है, वो बेचारे यहीं रह गए। उन्होंने बेंगलोर में इंडस्ट्री डेवलप कर ली, वो आज इतनी बड़ी इंडस्ट्री है कि उन्होंने तबाही फेर दी। तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की हुई है कि पाकिस्तानी में वीजा की पाबंदी लग रही है दुबई की। मैं कहता हूं बिल्कुल बंद कर दें, बिल्कुल बंद कर दें कल से, कि हम कोई दुबई फ्लाइट नहीं जाएगी, हम सही हो जाएंगे, हमारे आधे मसले हल हो जाएंगे। सही। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बाज़ दफा आपको आसानी कर देती हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अनस है और मैं इकोनॉमिक्स का ही स्टूडेंट हूँ और मैं करंटली अभी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेल्स और ऑपरेशंस और एनालिसिस का काम करता हूँ। तो माय क्वेश्चन विद यू इज सोली रिलेटेड विद इकोनॉमिक्स। ठीक है, मेरा क्वेश्चन ये है कि व्हाई डज पाकिस्तान नॉट प्रैक्टिस डायरेक्ट मॉनेटरी पॉलिसी मेजर्स एंड गो फॉर इनडायरेक्ट मॉनेटरी पॉलिसी मेजर्स, जबकि हमारी जो सबसे एडवांस इकोनॉमीज हो गई जैसे डायरेक्ट मॉनेटरी पॉलिसी मेजर्स क्यों इस्तेमाल नहीं करती? स्टेट बैंक जो है 60s में और 70s में ये करता था कि कोटा निकालता था, उस कोटे के तहत हर शोबे को, आईटी को, एग्रीकल्चर को, मैन्युफैक्चरिंग को, उसमें अलग अलग हो गई, कोई प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग हो गई, कोई राइस मिल, अलग अलग कोटा सेट करता था कि इनको इतना कर्जा मिलेगा। तो उस कर्जे के मुताबिक हर बैंक जो है वो जिस शोबे में कम मुनाफा भी होता था उसको भी उधार देता था। तो उसकी वजह से जो है बिजनेस इंक्रीज होता था और पाकिस्तान तेजी से डेवलप हो रहा था। अब जो है हमारे पास इनडायरेक्ट मॉनेटरी पॉलिसी है, तो हम सिर्फ उसी को कर्जा देते हैं जहां पे हमारा ज्यादा फायदा होता है, और उसमें जो है स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी है। को टेक्निक बात सुनिए, हाँ, आपकी बात में समझ गया। जी, हम किसी को कर्जा देते ही नहीं सिर्फ अमीर को। ये आपकी गलतफहमी है। इस वक्त पाकिस्तानी बैंक कर्जा देते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। पाकिस्तानी बैंकों का 80% कर्जा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को है, तो 20% कर्जा है जो पब्लिक के साथ लगा हुआ है। तो पाकिस्तान में तो पूरा बैंकिंग सिस्टम जो है वो एक और लॉपसाइड हो चुका है कि पूरा सबसे बड़ी बोरोअर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, बैंकरों की ऐशी लगी हुई है, वो पीछे कुर्सी रख के बैठे हुए हैं, उनको गारंटीड रिटर्न है, पीछे कुर्सी रखी हुई है, उन्होंने पब्लिक से उठाया 11% पर, आगे दे दिया 13% में, 2% का उनका स्प्रेड है। उन्हें क्या तकलीफ है कि वो लोगों को कर्जा दें, वो एग्रीकल्चर को कर्जा दें, वो किसी को कर्जा दें? ये कहानी, ये प्रॉब्लम क्यों आई है हमारे ऊपर? आपने बड़ी अच्छी बात की। ये प्रॉब्लम इसलिए आई कि हमारा प्रॉब्लम ये होता है कि हम वजीर खजाना और इकोनॉमिस्ट लेकर आते हैं वाशिंगटन से या शिकागो से, वो ब्रीफ केस उठा के आता है यहाँ पे, और अमेरिकनों की जो सारी पॉलिसीज होती हैं वो अडॉप्ट कर लेता है यहाँ पे आके। ठीक है, और उसके बाद वो उसका खत्म होता है, वो ब्रीफ केस पकड़ता है और वापस अमेरिका चला जाता है। ठीक है। तो उसको कोई पता ही नहीं, वो जिंदगी में, मैं अक्सर कहता हूँ स्टेट बैंक गवर्नर से कि यार स्टेट बैंक गवर्नर को, यार ये पूरा एक्लर रोड है ना, इसमें तो आप जाते हैं, इसके सामने वाली सड़क पे जुड़िया बाजार है, कहीं वहां जाए ना, वहां क्या हो रहा है। तो प्रॉब्लम ये है कि जो पाकिस्तान है ना, इसका फाइनेंशियल सेक्टर, ये तो मतलब समझ ले एक हवा पे खड़ा हुआ है। अच्छा, अब हम लोग ये रियलाइज नहीं कर रहे कि हमने बैंक प्राइवेटाइज कर दिए। ठीक है, कर दिए। आपको ये बात पता है कि इंडिया में बैंक का 70% अभी भी गवर्नमेंट के पास है जी। चाइना में गवर्नमेंट अभी बैंक गवर्नमेंट के पास है जी। तो ये बैंक प्राइवेटाइज करके हमने हासिल क्या किया? कुछ भी नहीं। जो आप नुकसान, दिस इज माय क्वेश्चन, कि हमने बैंक को ऑटोनॉमी देके हमने नुकसान हासिल किया। नहीं, ये हासिल किया कि आपकी डिफेंस के राउंड अबाउट के ऊपर शहबाज पर बड़े बड़े बैंकों की 5 ब्रांचेज हैं, खूबसूरत सी, उसमें खूबसूरत सी लड़कियां बैठी हुई है, वो डिपॉजिट के लिए, और बड़ी बड़ी ख्वातीन जाके शाम को वहां पे डिपॉजिट जमा कराती हैं, वो इकट्ठे हो जाते हैं, बैंकिंग हो रही है, उसको आप बैंकिंग कहते हैं। ठीक है। और हाल ये कि जो ब्रांच जोड़िया बाजार में है, जो ब्रांच गाड़ी खाता में, उसमें बिजली नहीं आती, जनरेटर चल रहा होता है। जो ब्रांच कारोबार कर रही है उस ब्रांच के अंदर बिजली नहीं आती। ठीक है ना, वहां वो जनरेटर चल रहा होता है शाम को, और जो
जो ये कहा, तो ये तो सर, ये तो भाई यही तो मसला है पाकिस्तान का। सर यहाँ मैं ऐड ये करना चाहूँगा कि दुनिया भर में बैंकों से लोगों की ज़िंदगी इंप्रूव हो रही हैं। यहाँ पे आप होम लोन की बात कर लें, कितने % लोगों को होम लोन मिलता है, या कार फाइनेंसिंग कितनी आसान है उसकी बात कर लें। यार मेरी बात सुनो, हम अमेरिकनों के फौजी या सियासी गुलाम नहीं हैं, हम अमेरिकनों के माशी पॉलिसी के गुलाम हैं। और वो गुलामी उन्होंने नहीं दी, उन्होंने नहीं कहा कि आप ये करो, उन्होंने नहीं कहा कि आप ये करो। हम गूगल पे जाते हैं, हार्वर्ड से किताब उठाते हैं, पढ़ते हैं, वहां से कॉपी करते हैं, छाप देते हैं। यही तो हमारा प्रॉब्लम है। और आपके पास अभी आप नौकरी देनी है किसी बंदे ने, वो आ गया वॉर्टन स्कूल, हार्वर्ड स्कूल, प्रिंसटन, कोलंबिया, आपके लिए यार बड़ा बंदा काबिल है, खत्म होगी बात, आप रख लेंगे उसको, थोड़ी देर बाद नौकरी करेगा, ब्रीफकेस पकड़ेगा, बाहर चला जाएगा अमेरिका। ये प्रॉब्लम है ना यार। अच्छा ये क्यों हुआ, इसकी भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। मैंने अपनी किताब में लिखा है कि पाकिस्तान कभी आज़ाद नहीं हुआ। ये हमारी गलत फहमी है कि पाकिस्तान आज़ाद हो गया। पाकिस्तान को सिर्फ ज्योग्राफिकल आज़ादी मिली, माशी तौर पर पाकिस्तान अमेरिका की गोद में जाके बैठ गया। और यही इख्तिलाफ था जो नेहरू ने किया और वो रशियन पॉलिसी में गया, और उसका रिवॉर्ड आज इंडिया उठा रहा है। और हम आज उस पॉलिसी का नुकसान उठा रहे हैं जो 1950 में हमने अमेरिकन के साथ किया था। क्योंकि हमने कहा जी हम तो मॉडर्न है भाई, हमारा तो कोई ताल्लुक नहीं, हम तो बिल्कुल डायरेक्ट वॉशिंगटन के साथ काम करेंगे, हम कोरिया हैं, हम साउथ कोरिया हैं, हम थाईलैंड हैं। सर वैसे प्रोग्राम शुरू होने से पहले मैंने डिसाइड किया था कि सियासी नहीं करूंगा, मगर सियासी थोड़ी है। मैं सवाल करना चाह रहा हूं आपसे, आप आज़ादी की जो बात कर रहे हैं, ये फिर इमरान खान उसी आज़ादी की बात करते हैं? मैं रोक नहीं पाया सर। नहीं, इमरान खान मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मुझे मैंने पब्लिकली भी आज आपके सामने कह रहा हूं, और मैं पब्लिक आपके सामने फिर कह रहा हूं, ये जो लफ्ज उन्होंने लिखा हुआ है गुलामी से आज़ादी, ये वो लोग टोटली कंफ्यूज्ड हैं, उन्हें नहीं पता किसकी बात कर रहे हैं। अगर वो अमेरिका से गुलामी की आज़ादी की बात कर रहे हैं तो उनसे बड़ा डफर कोई नहीं है। और अगर वो पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट से आज़ादी की बात कर रहे हैं, पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान अलग अलग नहीं है, उनसे भी आज़ादी की साथ मिलकर काम करें ना यार। मेरी बात सुने, आज़ादी और नॉन आज़ादी क्या होता है? आज़ादी और नॉन आज़ादी का मतलब क्या है? सर आज़ादी वो कि मतलब गुलाम, कोई गुलाम आज़ादी कहते हैं, हम अपनी मर्जी से वोट डाल सकें, और जो वोट डाला है वो उसी के नाम पर। पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तानी सियासतदान या पाकिस्तानी जुडिशरी क्या अलग अलग है? नहीं सर, मगर सबका रोल तो डिफाइन होना चाहिए। अगर एस्टेब्लिशमेंट अपने पावर को ओवरराइड कर रही है तो उसे सही होना चाहिए। तो आजादी नहीं है, ये को एग्जिस्टेंस है। अच्छा, ये को एग्जिस्टेंस है जो इनको समझ नहीं आ रही दोनों को, कि भाई दोनों को जिंदा रहना है, एस्टेब्लिशमेंट को और इसको दोनों को जिंदा रहना है। तो ये गुलामी से आजादी, बुला के किसी ने पूछो ना उन लोगों से कि गुलामी से आजादी अमेरिका से है, एस्टेब्लिशमेंट से है, पिंडी से है, आप पारा से है, किससे आजादी है बताए ना। ये बिल्कुल टोटली वेग नारा है। ठीक है, चलें माइक आगे दे दीजिए। जी जी, मुख्तसर सवाल कीजिएगा। मेरा दूसरा सवाल ये है कि व्हाई नॉट एग्रीकल्चर इज टैक्स्ड इन पाकिस्तान? ये आपको किसने कहा कि इनकम टैक्स नहीं होता? एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स है, लेकिन उसकी एग्रीकल्चर का इनकम टैक्स नहीं होता। मैं ये पूछ रहा हूं, होता है, उसको रिकवर नहीं करते, तो बस खत्म हुई बात यार। रिकवरी और टैक्स तो अलग है ना। अगर मरियम नवाज साहिबा एग्रीकल्चर टैक्स इनकम रिकवर नहीं करना चाहती, बरादरी शाह रिकवर नहीं करना चाहते, तो फिर उसमें कानून ने किताब में लिख दिया करो टैक्स, खत्म हो गई बात। तो सर वो अच्छा मुझे बता, एक बात चले, एग्रीकल्चर कहाँ होती है? छट्टा में। जी जी, चीचू की मलिया में, ठीक है। उनसे आप टैक्स लेना चाहते हो, लेना चाहते हो ना जी। ये जो मोबाइल वाली मार्केट है, इससे ले पाए हो तुम? मोबाइल मार्केट से? मोबाइल मार्केट से ले लिया तुमने? काफी लोग देते ले लिया नहीं लिया? देते हैं, लोग देते हैं। ले लिया? बोरी बाजार से ले लिया? लोग देते हैं वैसे, मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, दुकानदार और ले लिया? दुकानदार, अबे भाई वो तो पूछ लो ना, बोरी बाजार वाले से ले नहीं सकते, और तुम्हारी ख्वाहिश है कि सांगड़ में जो जमींदार बैठा उससे ले लो। किस दुनिया में बैठे हो यार, तुम्हारा क्या हो गया? एग्रीकल्चर टैक्स
यार तुम, मैं सामने पड़ा हुआ है, ये बैठा हुआ है सामने, वो सबके सामने प्लॉट बेच रहा है, आधी कीमत पे रसीद बनवा रहा है, डबल कीमत पर, सबके सामने है, उससे तो आप पैसे ले नहीं सकते। और आपकी ख्वाहिश है कि मैं चीचू की बलिया में एग्रीकल्चर 3 मन गंदम उगा रहा है, उसे रख लूँ। किस दुनिया में बैठे हो? मतलब आर यू इन सेंसेस? आप सोचे, मैं पूछ रहा हूं आपसे, सारी दुनिया ये जानती है कि पाकिस्तान में लैंड की रजिस्ट्री आधी प्राइस पे होती है, जानती है? बिल्कुल। ठीक है, उससे आप पैसे ले नहीं पा रहे। लैंड भी आपको पता है, बंदा लेने वाला भी पता है, उसका आइडेंटिटी कार्ड भी पता है, इसका आइडेंटिटी कार्ड भी पता है, सब पता है ना, उससे क्यों नहीं ले पा रहे? ले पा रहे हो? और तुम्हारी ख्वाहिश है कि वो जो बैठा हुआ है सांगड़ में, वो 2 एकड़ कमा रहा है, उससे मैं पैसे रिकवर कर लूं, ये कह रहे हो? ये सब लाल बत्ती है लोगों को चिड़िया बनाने के लिए। अगर पाकिस्तान में टैक्स सिस्टम को के सिस्टम को सही करने की कोशिश को चरिया बनाना है ना, तो पहली चीज है एग्रीकल्चर इनकम टैक्स। सर वैसे अभी लेटेस्ट खबर ये है कि अब तो IMF ने कह दिया है, आपकी नज़र से अगर खबर गुजरी हो, उन्होंने कहा है कि एग्रीकल्चर से टैक्स लेने का जो बिल है वो जल्द से जल्द जो है वो ऐवानों में पेश किया जाए। तो आपको लगता है कि अब लग जाएगा टैक्स? वो तो मेरा ख्याल है वो पूरी तरह इग्नोरेंट है, उन्हें पता ही नहीं कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स लगा हुआ है, और अगर ये उसको फेडरल में ले जाना चाहते हैं कर दें। हाँ। यार या फिर वो कलेक्शन की बात कर रहे होंगे, कलेक्शन नहीं हो रही ना सर, अगर लगा हुआ भी है तो फेडरल में ले जाएंगे ना। अच्छा, प्रोविंशियल में लगा हुआ है, सबको उठा के प्रोविंशियल में ले जाएंगे। ठीक है, ठीक है। तो दुकानदारों से ले नहीं पाते, उनसे ले लेंगे। मेरा ये सवाल है यार, तुम किस दुनिया में हो? हम भी बड़े स्मार्ट है, हम कहेंगे हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है, प्रोविंशियल लॉ को खत्म करो, फेडरल लॉ बना दो। ठीक है, ठीक है, चलें माइक आगे दे दें प्लीज, आगे चलें। Assalamu alaikum. My name is Abdul Wase. I completed my intermediate this year. My first question is कि पाकिस्तान की जो सूरत हाल है इकोनॉमिक्स की, पॉलिटिक्स की, सियासतदानों की, वो सबके सामने आ चुकी है। और उमूमन ये कहा जाता है कि भाई अब रिवॉल्यूशन का इंतज़ार है। रफ्तार के वजूद में आने की वजह भी यही है कि भाई आवाम को बताया जाए कि क्या सूरत हाल चल रही है इस वक्त पाकिस्तान की। तो अगर रफ्तार कामयाब हो जाता है तो आपका रिवॉल्यूशन के बारे में क्या ख्याल है कि फ्रॉम यूथ ऑफ पाकिस्तान क्या ऐसा मुमकिन है? सर वो कह रहे हैं कि क्या आसान लफ्ज़ों में कि क्या पाकिस्तान में कभी इनकलाब आ सकता है, यहाँ की जो यूथ है वो इनकलाब लेके आ सकती है? नहीं, मेरा थोड़ा आपसे काउंटर क्वेश्चन है। इनकलाब का मतलब ये है कि सड़क पर लोग आएंगे और वो गवर्नर हाउस में घुस जाएंगे, ये कह रहे हैं? नहीं, जिस नहीं, क्या मतलब है? देखिए ना, इसको इस सवाल को थोड़ा आगे चलाए ना लेके। इनकलाब का मतलब क्या है? जैसे ढाका में आए, गोली खाते हुए उन्होंने जाकर प्राइम मिनिस्टर हाउस में घुस गए और प्राइम मिनिस्टर को बाहर निकाल के बाहर फेंक दिया, यही किया ना? यही इनकलाब की बात कर रहे हो तुम, ये कह रहे हो ना कि मुझे ये समझाओगे इनकलाब तुम किसको कह रहे हो? अगर इनकलाब आया तो किस तरह आएगा? भाई मैं यही पूछ रहा हूँ ना कि कराची में लोग निकलेंगे और वो चीफ मिनिस्टर हाउस को जाके चीफ मिनिस्टर साहब को बाहर फेंक देंगे उठा के, यही कह रहे हैं ना? ये सवाल है तुम्हारा कि कभी बहुत सारे लोग इकट्ठे होंगे और वो जाएंगे और जाके चीफ मिनिस्टर हाउस के घर को घेराव करेंगे और चीफ मिनिस्टर को बाहर निकाल के फेंक देंगे और पाकिस्तान में एक अवामी गवर्नमेंट आ जाएगी, उस जिस तरह इस वक्त बांग्लादेश में, ये कह रहे हैं ना? ये पाकिस्तान में कभी नहीं होगा, ये पाकिस्तान में कभी नहीं होगा। इसकी 2 वजूहत हैं। एक तो ये जो खित्ता है जिसको हम पाकिस्तान कहते हैं, ये इंडस वैली फ्रॉम पेशावर टू कोटरी, इसके ऊपर एक किताब लिखी है एतजाज हसन साहब ने, द इंडस सागा। इंडस सागा किताब का नाम है। इस इलाके में कभी 2000 साल से इनकलाब नहीं आया, इनकी जीन्स में नहीं है, ये सरेंडर कर देते हैं। जो गोली चलाने आता है उससे आगे सरेंडर कर देते हैं। इन्होंने कभी इस इलाके में इनकलाब नहीं आया, कभी कोई जंग नहीं हुई गुजरांवाले में, शेखुपुरे में, अटक में, कोई जंग नहीं हुई कभी 2000 साल से। ठीक है, इनके ऊपर अच्छा, इसके बाद इन्होंने कभी खुद हुकूमत भी नहीं की। इनके ऊपर मुगल हुकूमत करते थे, उससे पहले इनके ऊपर कभी पठान हुकूमत करते हैं, कभी इनके ऊपर सिख हुकूमत करते रहे, या इनके ऊपर कभी अंग्रेज हुकूमत करते रहे। ये खुद हुक्मरान भी नहीं बने, ये सिर्फ अपने गाँव में बैठकर बडेरागिरी कर सकते हैं, ये हुकूमत भी नहीं कर सकते। अब इनके ऊपर अमेरिकन हुकूमत कर रहे हैं। तो ये जो इलाका है, ये कभी भी, इसमें कभी भी अवामी इनकलाब आने का सवाल ही पैदा नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात कि अगर अवामी इनकलाब आने की कभी कोशिश हुई, कोई ऐसा पोजीशन आई कि
उसको अवामी इनकलाब आया, अवामी इनकलाब की तरफ बात जाने लगी और लोग आके मारने मरने लगे, तो हम इसको, हमारे पास हमने कुछ फोर्सेस खड़ी की हुई हैं, बेनाइन मतलब अनडिस्क्लोज फोर्सेस खड़ी की हुई है, वो जाकर इसको कन्वर्ट कर देंगी मजहबी तरफ। जब ये को पाकिस्तान में इनकलाब की बात आएगी ना, तो ये इसको टर्न कर देंगे यूं करके कि यार ये इसलिए थोड़ी है, खराबी शब्बर साहब में थोड़ी है, ये तो इनके कैरेक्टर में खराबी है, ये जो इनके घर में टीवी लगा है इसमें खराबी है, ये खराबी तो रफ्तार चैनल में है, ये पहले उसको आग लगाओ जाके रफ्तार चैनल को। ये तो हमारा तो अगर आप ये समझते हैं कि इस मुल्क में कोई अवामी इनकलाब आ जाएगा, वो कभी नहीं आया। आखिरी बात, बांग्लादेश में इनकलाब आया, अभी आया, आपके ख्याल में वो इनकलाब स्टूडेंट लाई या फौज लाई? निकले तो स्टूडेंट्स थे। फौज ने स्टूडेंट के खिलाफ इस्तेमाल होने से मना किया। जब फौज पे और स्टूडेंट में रिकंसिलिएशन हुई जब इनकलाब आया ना, अगर फौज जीना वाले के साथ खड़ी रहती तो क्या होता? जो 26 नवंबर को हुआ था। नहीं, वो मैं नहीं कहता, अगर फौज खड़ी रहती तो वह मैसेकर हो जाता। अब हमारा मसला ये है, हमें नहीं पता, मैं इस बारे में कमेंट नहीं कर सकता, हमें ये नहीं पता कि हमारी फौज क्या अवामी इनकलाब के पीछे खड़ी होना चाहती है या नहीं होना चाहती। ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या ये कभी खड़ी होगी या नहीं खड़ी होगी, और क्या वो इससे और आगे चलता हो, क्या वो इस बात की जरूरत महसूस करते हैं कि अवामी इंसाफ की जरूरत है? देखिए ना, वो उस वक्त खड़े होंगे, या तो महसूस करते हो कि अवामी इंसाफ की जरूरत है, या वो खुद समझते हो, या वो प्रेशराइज हो जाएं कि अवामी इनकलाब आ गया और वो आके प्रेशराइज हो जाएं। दोनों पॉसिबिलिटी नजर नहीं आ रही ना वो ये महसूस करते हैं कि जरूरत है, ना वो ये अवामी इनकलाब है, तो हम किस इनकलाब की बात कर रहे हैं? चलें सर, इनके क्वेश्चंस हो गए, बाकी के जो रह गए हैं वो मैं लेता हूं। अब एक दो सवाल मेरे भी हैं। एक तो सर, ये जो आपने इनकलाब वाली बात की, मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है। ये बच्चे हैं, यंगस्टर हैं सर, इनको हमने बुलाया है कि आप इनको कोई थोड़ी उम्मीद दिलाएं, और आप तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में इनकलाब आ ही नहीं सकता। तो सर ये हालात, चलें इनकलाब ना आए, हालात तो बेहतर हों, हमारी हालत तो बेहतर हो सर, बेहतरी कैसे आएगी? तो मैंने उससे वही पूछा ना, मैंने उससे सवाल, और उससे सवाल फिर वही है। वो इनकलाब का मतलब ये कह रहा है कि पाकिस्तान की माशी हालात, पाकिस्तान की इकोनॉमी रिकवरी करे, ये चीजें बेहतर या पाकिस्तान के सिस्टम को गिराया जाए और पाकिस्तान का सिस्टम गिर के टूटे। पाकिस्तान का जो कल्चर है, सिस्टम गिर के नहीं टूटेगा कभी भी, ठीक है? अभी वो हालात नहीं है इस मुल्क के अंदर, ठीक है? अब इसमें बेहतरी कब आएगी? लेकिन मैं इनके सामने ये बात करना नहीं चाहता, मगर कर दें सर, आज कर दें, आज में करना है। कौन चाहता है कि बेहतरी आए? मेरा सवाल आपसे ये है सर। एक गरीब आदमी जो बेचारा सिसक रहा है, वो तो जरूर चाहता है कि बेहतरी भाई, वो तो पार्टी नहीं है। कौन चाहता है कि बेहतरी आए? कौन चाहता है बेहतरी आए? आपके ख्याल में कौन इस मुल्क में है जो चाहता है कि बेहतरी आए? बताएं, आप लोग चाहते हैं बेहतरी आए? सर ये तो बेचारे नहीं है। इस मुल्क में 1.5-2 करोड़ आदमी हैं जिनको पाकिस्तान में हर फैसिलिटी हासिल है, उनके घर बाहर भी हैं, उनके पास कनेक्शन भी है, उनको पुलिस वाला भी कुछ नहीं कहता, उनके पास गाड़ियां भी हैं, उनके बच्चे भी बाहर पढ़ रहे हैं। तो सर बाकी फिर भी 23 करोड़ है। पागल कुत्ते ने काटा है कि वो तब्दीली लाएंगे। बाकी 23 आदमी तो बेचारे गुलाम है, उनका कैसे इनकलाब लाएंगे यार? आपको क्या हो गया? आप ये कह रहे हैं कि इनकलाब जो है वो एलिट लाती है, एलिट से नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। वो जो 23 करोड़ है ना, वो जो 23 करोड़ है, वो लीडरलेस हो गया है, उसकी आवाज नहीं है, उसको आपने फ्रेगमेंट कर दिया। फ्रेगमेंट मतलब उसको आपने टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ दिया है। आज ही मुझे एक अमेरिकन स्कॉलर आया था मेरे पास, उसने मुझे पूछा गजा के मैटर में पाकिस्तान में इतनी इंसेंसिटिविटी क्यों थी? मैंने कहा सर इसलिए थी कि गजा के मैटर में जब कोई बाहर निकल रहा था ना, कोई बंदा, जब मैं जैसे निकला तो मैं जाके पहले पूछता था यार शिया क्या कर रहे हैं, दूसरा निकलता वो यार देवबंदियों का पोजीशन क्या है इसके बारे में। तो आपने माशरे को, सोसाइटी को इतने तबकों में तोड़ दिया है कि सोसाइटी की आवाज ही नहीं है। सोसाइटी की आवाज ही नहीं है। कौन सी आवाज है सोसाइटी की, बताया मुझे। आज सोसाइटी की आवाज कहां है? आपने तोड़ दिया। ये बद्दी, ये बरेलवी, ये सिंधी, ये पंजाबी,
तो जो बुनियादी मसला इकोनॉमिक्स का होता है या जिंदगी में वेलफेयर का होता है, ये तो पाकिस्तान में सब्जेक्ट ही नहीं है। कभी आज आपने सुना कि आज तक कभी टीवी प्रोग्राम देखा कि सिविल अस्पताल में दवाएं मिलती है या नहीं मिलती? कभी देखा आपने कोई प्रोग्राम? या आपने कभी कोई कराची में प्रोग्राम देखा जिसमें ये बताया हो कि कराची में गवर्नमेंट स्कूल जो है वो सुबह खुलते हैं या नहीं खुलते हैं भी या नहीं? हमारा सब्जेक्ट ही नहीं है। रजा, असेंबली, जज, सुप्रीम कोर्ट, 18वीं तरमीम, 25वीं तरमीम, बिलावल, आसफा, मरियम नवाज, हमारे सब्जेक्ट तो ये है ना यार। ये हमारा सब्जेक्ट है क्या? हमारे सब्जेक्ट ही नहीं है। चाइना, बेलारूस, ये सब्जेक्ट है हमारे। ठीक है, कैदी नंबर 804, अच्छा कैदी नंबर 804 भी बाहर आ गया तो क्या उसके सब्जेक्ट है? ये नहीं है। सब्जेक्ट क्या है हमारा? हमारा पब्लिक की वेलफेयर के लिए ग्राउंड रियलिटी का सब्जेक्ट अगर है तो मुझे बता दें कि यार ये सब्जेक्ट है। आज इसने फैसला किया कि यार कल से ना कराची में गंदगी नहीं होगी। सही, ठीक है, हम क्या करते हैं? हम किसी ना किसी लाल बत्ती के पीछे लगा देते हैं कौम को। अब वो लाल बत्ती चल रहे हैं। सही जी, आगे चले सर, थोड़े लाइटर उस पर आते हैं। आपके बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। आपने मुझे एक दफा ऑफ द रिकॉर्ड बताया था कि आपके घर पे जो है वो ऑडी कार खड़ी हुई है। जी बिल्कुल, ऑडी 6 4-5 करोड़ की तो होगी सर। तो 4 करोड़ की शायद, पता नहीं, मैंने नहीं खरीदी। और हाँ, तो आपने कहा था कि वो खड़ी हुई है, मैं यूज नहीं करता। यूज आप गालिबन शायद कोई छोटी गाड़ी है, सिटी अभी भी मैं कभी सवाल हाँ सिटी जनरली सवाल नहीं करता। तो सर अल्लाह ताला ने आपको एक नेमत दी है, बहुत से लोगों को नसीब नहीं होती, और आपने वो घर पे खड़ी की हुई है, उसको यूज करें ना सर। ये तो आप ज़िया नहीं कर रहे। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। मैंने वो गाड़ी नहीं खरीदी। मैं ए फर्गूसन कंपनी का पार्टनर था जब मैंने इमरान खान की गवर्नमेंट ज्वाइन की थी। तो वो उस पार्टनर, हर पार्टनर के पास वो फर्गूसन वो गाड़ी दिया करती थी। अच्छा। तो जब मैं रिटायर हुआ तो उन्होंने वो गाड़ी मुझे दे दी। तो मैंने उसके पैसे उसको दे दिए जिस तरीके से देने थे। अब सवाल मेरे पास 2 हैं। अब वो मेरे घर में खड़ी है। अगर चलाता हूं मैं तो मुझे ये एहसास होता है कि यार मैं इस माशरे में ऑडी क्यों चलाऊं। और मुझे या तो गाड़ियों का शौक होता है, गाड़ी के बाद लोग होते हैं गाड़ियों का शौक होता है कि यार अच्छी गाड़ी हो, बड़ी गाड़ी हो, तेज चल रही हो। मैं गाड़ी, अगर मैं सिर्फ जाने आने के लिए गाड़ी चलाता हूं तो फिर मुझे जरूरत नहीं है बड़ी गाड़ी की। अच्छा, दूसरी सड़कें जो पाकिस्तान की हैं वो जिस काबिल हैं उसमें मैं ऑडी नहीं चलाता। अच्छा, अब सवाल ये कि मैं उसे बेच क्यों नहीं देता? जी सर। वो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि बेच दूँ, मगर बेचने के बारे में सोचता हूँ यार वो अगर मैंने इसको बेच दिया तो मैं दोबारा कभी ऑडी खरीद नहीं सकूंगा। अच्छा। तो ऐसे वो इसी हो सकता है मैं इसको बेच दूं। बट व्हाट आई एम सेइंग कि क्या, मेरा ये सवाल है लोगों से कि क्या ये, या तो देखिए एक होता है ना जिसका शौक होता है, गाड़ियां, अच्छी गाड़ी खरीदना, बड़ी गाड़ी खरीदना किसी आदमी का शौक हो तो बिल्कुल वो गाड़ियां इस तरह की ले। मगर अगर उसका शौक नहीं है तो एक सर्टेन लेवल से बड़ी गाड़ी नहीं होनी। मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये जो गाड़ी है मेरी, इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जो फैसिलिटीज हैं जो मुझे आज तक करनी नहीं आती कि कैसे ऑन होती है। तो अब मेरा ये ठीक है, वो मेरे ये आई एग्री विद यू कि ये पैसा का ज़िया है, नेमत नहीं कर रहे, आई एग्री, आपकी बात से डिसएग्री नहीं करता। अच्छा सर, एक चीज़ और है, आपने मुझे एक दफ़ा बताया था कि आपने स्टॉक मार्केट की रूल बुक लिखी है। रूल मैंने लिखी है। हाँ, अब डायरेक्टर भी वहाँ पे रहे 6 साल। तो उसके बावजूद आप स्टॉक मार्केट में काम क्यों नहीं करते? जिंदगी में एक शेयर नहीं खरीदा। नहीं, इसका रीजन क्या है? क्या स्टॉक मार्केट सट्टा है इस वजह से, या क्यों नहीं करते? आपने रूल बुक लिखी, आप तो अच्छा वो कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इनसाइड ट्रेडिंग करें या ये करें, आप मतलब काम तो कर सकते हैं, या आपके बच्चे चाहें वो कर सकते हैं। क्या इशू है? देखिए, मैंने पता नहीं एग्जैक्टली वो सुना था या नहीं सुना था कि जो स्टॉक ब्रोकर होता है, जी, उसके अलावा जो बंदा भी जाता है ना स्टॉक मार्केट में, उसके लिए स्टॉक मार्केट बेटी का घर होता है, वो दे के निकलता है, ले के नहीं निकलता। सुना है ना ये? बिल्कुल सही। तो अगर बेटी के घर तो मुझे ये बताया गया कि वो ये एक एडिक्शन होती है और एट द एंड ऑफ द डे आपके पास नुकसान हो जाता है। ये मुझे बताया गया है, मैंने कभी है, ठीक है। और दूसरी बात, मैं ये समझता हूँ कि ये स्टॉक मार्केट में अगर आपने शेयर खरीदना है तो उसको फिर 5-10 साल रखें। मैं ट्रेडिंग ऑफ द शेयर के ऊपर बिलीव नहीं करता कि ये ट्रेडिंग ऑफ शेयर किया जाए कि आप शेयर ले लें, फिर जैसे ही बड़ा बेच दिया, खरीद लिया। ये मैं समझता हूँ ये हमारा मेरा एप्टीट्यूड नहीं है। तो इसलिए मैं कभी स्टॉक मार्केट में कभी ट्रांजेक्शन नहीं करता। तो दूसरी वजह ये है कि मैं 40 साल तक ए फर्गूसन का पार्टनर रहा, ठीक है, 40 साल तक फर्गूसन में रहा। तो
अब मेरे पास हर बड़ी कंपनी की इंफॉर्मेशन होती है, तो मैं समझता हूँ जो लोग ऑडिट फर्मों में हैं और इंफॉर्मेशन में, उनको शेयर लेना ही नहीं चाहिए, उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है, इसीलिए नहीं लेते। और मैं ये भी समझता हूँ कि ये चीज़ बड़ी बुरी तरह अब्यूज़ हो रही है। मैं डायरेक्टर रहा हूँ स्टॉक एक्सचेंज का, मुझे पता है कि कौन लोग शेयर खरीदते हैं, क्या कर रहे हैं, किस तरह बदले हो रहे हैं, कहाँ से इंफॉर्मेशन लीक आउट होती है, मैं ये उससे बड़ी अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जो लोग अकाउंटिंग के मैटर में या SECB में इन्वॉल्व हैं, उनको कोशिश करनी चाहिए कि वो स्टॉक मार्केट से दूर रहें। अभी वैसे जो मार्केट तकरीबन 1,07,8 हज़ार पे चली गई है, तो आपको लगता है कि ये मैनिपुलेशन है कोई, या हुकूमत अपनी फेस सेविंग के लिए? मुझे एक बात बताएं कि जो मार्केट बढ़ी है, क्या इसमें डॉलर आया है? नहीं, फॉरेन तो नहीं है, इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो इसका मतलब पाकिस्तान से आया है जी। तो पाकिस्तान से क्यों आया, कौन सा पैसा आया, किस लिए आया पैसा? क्या रियल एस्टेट का पैसा है? यही मैं समझना चाह रहा हूँ आपसे। मेरे हिसाब से रियल एस्टेट का पैसा है। ठीक है। और फिर एक आपको सेंटीमेंट क्रिएट करना था इन फेवर, ठीक है, मगर हो सकता है नेचुरल भी हो। तो ये कहाँ तक जाएगी ये रैली, आपको क्या लग रहा है? यार मैं इसके बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकता। हाँ मतलब ये कि मगर ये सस्टेनेबल नहीं होगी बहुत लॉन्ग टर्म में, इसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो दूसरी बात, एक और बात आप लोग इस चीज़ दिलाई, जो आपका PSF इंडेक्स है, ये आप कैसे कहते हैं कि मार्केट को रिफ्लेक्ट करता है, और ये पाकिस्तान इकोनॉमी को रिफ्लेक्ट करता है? इस वक्त कितनी % ऑफ इकोनॉमी पाकिस्तान की जो है वो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, और उसमें से कितनी % इकोनॉमी का ट्रेडिंग होती है? आप ये कह रहे हैं कि स्टॉक मार्केट जो है वो किसी इकोनॉमी के बढ़ने का इंडिकेटर नहीं है। मगर पाकिस्तान में नहीं है। मगर पाकिस्तान में पहले तो ये बताएं कितनी % स्टॉक मार्केट, कितने % शेयर है जो कि स्टॉक मार्केट में इकोनॉमी की कोटेड है? इकोनॉमी के 100% है, 80% है, 50% है, 40%, उसमें से कितने शेयर हैं जो एक्चुअली मार्केट में हैं? ठीक है। तो जो बाकी 15% शेयर हैं या 20% शेयर, उसके अंदर अगर सट्टा हो रहा है तो आप उसको क्या बोलेंगे? अगर OGDC का 25% गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास पड़ा हुआ है, ठीक है, आप उसे 600 कर लो, 800 कर लो, 900 कर लो, ना गवर्नमेंट पाकिस्तान ने बेचना है ना खरीदना है, तो वो तो उसमें से आप निकाल देना उसको। ठीक है। ये चीजें वो हैं जो पब्लिक को नहीं समझ आती, बट ठीक है, चल रहा है। चलें सवालात की तरफ आते हैं सर दोबारा। माइक आगे दे दीजिए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम है और मैं बैचलर्स कर रहा हूँ इकोनॉमिक्स में फ्रॉम IBA कराची। मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि जैसा कि आपको भी पता होगा कि पाकिस्तान में करंटली रिग्रेसिव टैक्सेशन पॉलिसीज़ फॉलो की जाती हैं, तो मेरा सवाल ये है कि क्या आपको नहीं लगता कि हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री को ये पता होगा कि हमें प्रोग्रेसिव टैक्सेशन पॉलिसीज़ इंप्लीमेंट करनी चाहिए ताकि हमारी टैक्स कलेक्शन ओवरऑल लॉन्ग टर्म में ज़्यादा हो? और अगर उनको पता भी है तो हमारे करंट फाइनेंस मिनिस्टर ये डिसीजन क्यों नहीं लेते? और दूसरा सवाल मेरा ये कि 2050 के पाकिस्तान की इकॉनमी को आप किस तरह देखते हैं कि उस वक्त 2050 जी, तो उस वक्त के हालात आप कैसे देखते हैं पाकिस्तान की इकॉनमी के? देखें, पहली बात तो जो रेग्रेसिव टैक्स पॉलिसी है उसका सबसे बड़ा इंडिकेटर ये है कि हमने टैक्स सिस्टम को इस तरह डिज़ाइन कर लिया है कि हमारा तकरीबन 70 से 75% टैक्स वो इनडायरेक्ट टैक्स है। जो एक प्याली चाय मैं पी रहा हूँ और एक प्याली चाय अमीर तरीन आदमी पी रहा है, एक प्याली चाय वो गरीब PN पी रहा है, उसकी टैक्स लायबिलिटी बराबर है। ये सिस्टम तो वैसे ही सोसाइटी के अगेंस्ट जाता है, ये तो वैसे ही गलत है, ठीक है। तो पाकिस्तान, अच्छा दूसरी बात कि फाइनेंस मिनिस्टर उस चीज़ को क्यों नहीं देखते, ठीक है। अच्छा, मेरी एक बात हमेशा याद रखेंगे, दुनिया में कहीं भी टैक्सेशन या कोई इकोनॉमिक पॉलिसी फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बनाते। दुनिया की किसी भी मुल्क की फाइनेंस की या इकोनॉमिक्स की पॉलिसी उस कंट्री का प्लानिंग कमीशन बनाता है कि भाई यहाँ सड़क बनेगी, यहाँ पे ये बनेगा, इतनी एम्प्लॉयमेंट होगी, इतनी सड़कें होंगी, इतने स्कूल होंगे, ये प्लानिंग कमीशन का काम होता है, ठीक है। आपने 1970 के बाद कोई प्लानिंग कमीशन ने पाकिस्तान का कोई प्लान नहीं दिया, 5 ईयर का या 10 ईयर का या 20 ईयर का। तो आप मुझे ये बताएं कि जब आपके पास प्लान ही नहीं है तो आप कौन सी टैक्स पॉलिसी कर सकते हैं? अब फाइनेंस मिनिस्टर बेचारा बैठता है, आखिर में वर्ल्ड बैंक वाले बोलते हैं कि 13,000 देना है, वो कहते हैं 13,000 ले लो, वो कहते हैं 15,000 देना है, वो कहते हैं 15,000 कर लो। तो ये आप ये समझ रहे हैं कि वो बेचारा किसी पॉलिसी के तहत काम कर रहा है या उसके पीछे कोई थ्योरी है या उसको कुछ पता है? ये तो सब मैंने आप एक कहानी है ना सिर्फ। तो ये पॉलिसी साइड पे तो ये टोटली गलत है ना,
टोटली गलत है ये, ऐसे नहीं। यही तो हमारी खराबी है, यही तो हमारी मजबूरी है कि हमारे तो हाथ पैर कट गए पॉलिसी साइड पर। पॉलिसी ना, हमारे हाथ पैर तो कटे हुए हैं। हमें तो IMF कहता है कि हमें 13,000 बिलियन कलेक्ट करने हैं। अगर आप मेरे इंटरव्यू पढ़ें इस फाइनेंस एक्ट 2024 से पहले के, मैं हर इंटरव्यू में कहता रहा कि अगर 11,000 या 11,500 से ज़्यादा इन्होंने बजट दिया तो इसका मतलब है पाकिस्तान की तबाही की तरफ आगे जा रहे हैं। अगर 13,000 देना पड़ा बेचारों को, क्या करते? यही तो मुसीबत है। अब IMF में चले गए, अब क्या करेंगे आप? अब IMF की कड़वी गोली खाते रहे। अच्छा, एक बात और याद रखें, दुनिया में कहीं पे भी IMF किसी कंट्री की इकोनॉमी को सही नहीं करता। IMF सिर्फ उस कंट्री को जिंदा रखता है। तो हम ये समझते होते हैं कि IMF आएगा और सही हो जाएगा। तो ये मुसीबत है बेसिकली। दूसरा सवाल क्या था आपका? कि 2050 के पाकिस्तान की इकोनॉमी को आप कैसे देखते हैं? 25 साल बाद अगर पाकिस्तान के बुनियादी स्ट्रक्चर में, आईनी स्ट्रक्चर में, और पाकिस्तान के में नए सूबे नहीं बने और पाकिस्तान में एक पैराडाइम शिफ्ट नहीं आया इस चीज़ में, तो फिर पाकिस्तान के हालात वही 1-2% ग्रोथ वाली होगी। मगर अगर आपने नए सूबे बना लिए और एक पैराडाइम शिफ्ट आप कर गए, जो कि मुश्किल है, मगर मुझे लगता है कि उसके साइन, उसकी कहीं ना चमक आ रही है, तो फिर पाकिस्तान 2050 में एक बहुत ही वायबल कंट्री बन जाएगा। अगर हम अपने पुराने ह्यूलों से निकल जाएं, वो ह्यूले जो निकलने वाले हैं, जिसको हमें जहाँ से हमें निकलना चाहिए, उसमें एक ह्यूला है कश्मीर का मतलब, और एक ह्यूला है जो मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ, वो लोग एकदम परेशान होकर मेरे बारे में गुफ्तगू करना शुरू करते हैं, वो है इसराइल को तस्लीम करना। वो एकदम लोग मेरे पीछे आ जाते हैं। एक ह्यूला है कि आप इंडिया के साथ ताल्लुकात को बेहतर करें, एक ह्यूला है कि सूबे और बनाएं, एक ह्यूला है कि यहाँ पर आप इस्लामाबाद से कैपिटल को पार्टली ट्रांसफ़र करें कराची और लाहौर में, और फाइनेंशियल कैपिटल को नीचे करें। अच्छा सर, आप लोगों में से किसी को वैसे शब्बर साहब की इस बात पे एतराज़ है कि वो ये चाहते हैं कि हमें इसराइल को फौरी तौर पर तस्लीम कर लेना चाहिए? किसी को कोई काउंटर क्वेश्चन करना है तो वो कर सकता है, माइक दे दें। मेरा नाम अकरम है, मैं एक स्टूडेंट हूँ। जोर से बोलो। मेरा आपसे इख्तिलाफ इस वजह से है कि क्यों हम इसराइल को तस्लीम करें? क्या हम इसराइल के बगैर तरक्की नहीं कर सकते? दुनिया में और भी ममालिक हैं, हम उनके साथ कारोबार कर सकते हैं। हम क्यों दुनिया में और भी ममालिक हैं, हम उनके साथ भी कारोबार तिजारत कर सकते हैं, हम क्यों इसराइल को तस्लीम करें? इसलिए तस्लीम करें कि हम एक वेस्टर्न ब्लॉक की कंट्री हैं, ठीक है। हमने 1950 से ये फैसला किया था कि हम वेस्टर्न ब्लॉक में रहेंगे, ठीक है। और वेस्टर्न ब्लॉक वाले ये कहते, वेस्टर्न ब्लॉक में जैसे टर्की है, पाकिस्तान है, ईरान है, ये वेस्टर्न ब्लॉक की कंट्री है। उसका उन सब का जो पेरेंट कंपनी है वो अमेरिका है, ठीक है। अमेरिका में जो अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट है, उनकी ख्वाहिश है कि आप इसराइल तस्लीम करें, ठीक है। अगर आप तस्लीम कर लेते हैं तो वो उनके साथ आपकी रिलेशनशिप कंफर्टेबल हो जाती है। मुझे नुकसान क्या है? नुकसान क्या है मुझे? सर जी, ये जो इतने फ़लस्तीनी मर रहे हैं तो उसको हम क्या करें? छोड़ दें उसको? फिर क्या मतलब? ये जो इतने फ़लस्तीनी इस 1 साल की जंग में शहीद हो गए, उनके खून को हम छोड़ दें? अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि फ़लस्तीनी इतने सारे मर रहे हैं, इसके ऊपर आपने कुछ किया? छोड़ दूँ? आप कह रहे छोड़ दूँ? आप मुझे पूरे पाकिस्तान में एक मुजाहिरा दिखा दें जिसमें 10,000 आदमी इकट्ठा हुआ। सर बहुत मुजाहिरे हुए। क्या? बहुत ज्यादा मुजाहिरे। मैं आपसे यही तो कहना, नहीं, सबसे कम मुजाहिरे पाकिस्तान में हुए हैं। सबसे कम तो हुकूमत तो लाठी चार्ज करती है, तो इसलिए लोग नहीं निकल। हुकूमत प्रोटेस्टर के ऊपर लाठी चार्ज करती है। सर देखिए, मैं इसी आपकी बात से डिसएग्री करता हूँ ना। पाकिस्तान में जो पहला मुजाहिरा हुआ था गजा के लिए, पहला मुजाहिरा वो मैंने अरेंज किया था। पहला आप जाके देख लें, बहादुराबाद से खताइश रोड, तारिक रोड की चौरंगी से लेकर नुमाइश तक में आया था। मुझे कभी किसी एजेंसी ने नहीं कुछ कहा। जो हमने स्टार्ट किया था, हम 25 आदमी थे। देखिए, आप गलत फहमियों को दिमाग से निकाल दें। ये गलत फहमियाँ दिमाग में है ना,
कि बड़े मुजाहरे हुए, गवर्नमेंट ने रोका हुआ है। दुनिया में सबसे कम आदमी जो गजा के लिए कोई काम कर रहा है वो पाकिस्तानी है। अमेरिका में, इवन इसराइल में ज्यादा मुजाहरे हुए हैं। सुने, अच्छा आगे चलें। आप मुझे एक बात बताएं कि PLO है ना वहां पे, महमूद अब्बास है ना महमूद अब्बास, उसकी क्या, वो क्यों नहीं जान दे देता? बताएं ना मुझे समझाएं ना। सऊदी अरब वाला क्यों नहीं जान देता? तुर्की वाला क्यों नहीं जान देता? उर्दू वाला क्यों नहीं जान देता? इजिप्ट वाला क्यों नहीं जान देता? बताए, समझाए ना मुझे जरा। सर जी, हम में और उनमें मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि पहले, अच्छा मुझे एक और बात बताएं, सुन ले मेरी एक बात। क्या फलस्तीनी और इसराइल की जंग इस्लाम और कुफ्र की जंग है या इंसानियत की जंग है? सर जी बिल्कुल इस्लाम की जंग है। ये तो हम लोगों ने बना दिया कि ये नेशन स्टेट की जंग है। किसने कहा कि नहीं? किसने कहा इस्लाम की जंग है? इस्लाम की जंग है। कैसे? इस्लाम की जंग की तारीफ क्या है? इस्लाम की जंग की तारीफ ये है कि जालिम एक मजलूम को मार नहीं, जालिम और मजलूम की जंग है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो जालिम और मजलूम की जंग है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। इस्लाम की जंग और जालिम मजलूम की जंग में बड़ा फर्क होता है। इंसानियत की जंग है, मैं एग्री करता हूं, मेरी तमाम हमदर्दियां गजा के साथ है, बहैसियत इंसान के, बहैसियत मुसलमान के नहीं, बहैसियत इंसान के। इंसानी हुकूक की पामाली गजा में हो रही है, मैं आज एक्सेप्ट कर रहा हूं, मुझे कोई डिस्प्यूट नहीं है। आप मुझे बताएं, जब गजा की जंग शुरू हुई थी, अब तकरीबन 6 महीने तो हो गए होंगे। हाँ, साल से ऊपर हो गया सर, साल से ऊपर हो गया। अब पाकिस्तानियों में कहा जुलूस कुछ करा, रोजाना बम मारते, टक 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 बम मार रहे हैं वो, हम खामोश बैठे। अगर आप इतने ही जज्बाती और इतने ही सिंसियर हैं और आप समझते हैं कि इस्लाम की जंग है, तो फिर आ जाए मैदान में। सर जी मैं जज्बाती नहीं हूँ। मुझसे आप मुझे ये बताएं कि मौलाना फजलुर रहमान के पास हजारों वर्कर हैं, वो गजा के लिए क्यों नहीं आगे बढ़ रहे? सर जी उनसे जो भी हो रहे वो काम कर रहे हैं, अब क्या करे, पूरे इस्लामाबाद को बंद कर दे। अरे भाई मैं पूछ रहा हूँ, तो गवर्नमेंट के एलआई हैं। नहीं, वैसे यहाँ मैं एक बात वो करना चाहूंगा कि जितनी भी हमारी तो गवर्नमेंट के एलआई हैं, हमारी मजहबी जमातें हैं, ये TLP क्यों नहीं आती? TLP के पास इतनी बड़ी पावर है, वो कहे यार कल को गजा में हम जाके तबाही फेर देंगे, क्यों नहीं आते सड़क पर? चलो मैं मान लेता हूँ कि चलो कोई भी प्रोटेस्ट नहीं कर। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि गजा के ऊपर अमेरिकन एम्बेसी इस्लामाबाद पे मुजाहिरा क्यों नहीं होता? सर जी सिराजुल हक ने इजाजत मांगी थी, नहीं दे रहे इजाजत। के पास मैंने मुजाहिरे देखे वहां से। यार मेरी बात सुनो मेरी बात सर, आप सुनो मेरी बात ना, मैं तो रोजाना गुजरता हूँ ना, मेरा ऑफिस है वहां पर। सिराजुल हक साहब गजा के ऊपर मुजाहिरा कर रहे थे गवर्नर हाउस के सामने, 24 आदमी थे, 2 ट्रक लगे हुए थे, पुलिस के 200 आदमी खड़े हुए थे। ये मैं अपनी आंखों पर देखा बता रहा हूँ। क्या बात कर रहे हो तुम लोग यार? क्या हो गया? मैं अभी जो आपको बता रहा हूँ आप सुन ले। क्या बताएं? वो बिल्कुल इस्लामाबाद में अमेरिकन एम्बेसी के सामने वो मतलब प्रोटेस्ट कर रहे थे। कितना बंदा था? देखें, ये मुझे नहीं पता। मैं एक बात को वो करना चाहूंगा। मगर विक्टोरिया न्यूलैंड जो अमेरिकन सेनेटर हैं, तो अच्छा उन्होंने कॉल कर दी कि इसको खत्म कर दो। क्या हुआ आजकल, क्यों खामोश है? नहीं, मैं ऐड ये करना चाहूंगा यहाँ पर, आपका सवाल, आपकी राय मेरे लिए, मैं एहतराम करता हूँ उसका। बात यह है कि ये बात तो सच है कि अभी हम देख रहे हैं कि दीनी मदारिस का एक बिल है वो अटका हुआ है, पास नहीं हो रहा। मौलाना फजलुर रहमान साहब ये कह रहे हैं कि आप अगर आप ये बिल पास नहीं करेंगे तो हम इस्लामाबाद में धरना देंगे और घेराव करेंगे। ये आज की खबर है, आज की पोजीशन। तो बात ये है कि हम हमारा दिल खून के आंसू, अगर गजा पे आपने इसराइल के, अगर गजा के ऊपर अमेरिकन को या इसराइल को प्रेशराइज नहीं किया, हम ऐसी किसी कर देंगे, ये क्यों नहीं कहते? तो बात मैं ये ऐड ये करना चाह रहा हूँ कि हम जब मोबाइल पे वहां की बर्बरियत की और शहादतों की वीडियोस देखते हैं तो हमारा दिल भी खून के आंसू रोकता है। मगर हम अमली तौर पर बाहर जमात इस्लामी ने बिल्कुल कॉल दी एहतजाज की, उन्होंने एहतजाज भी किया। मगर ये बात बिल्कुल सही है कि वहां पर तो 10 लाख लोग तो आने चाहिए थे, क्योंकि ये जमात इस्लामी का वो तो नहीं था ना, 1 लाख आ जाए। जमात इस्लामी का तो नहीं था, ये तो पूरे पाकिस्तान का था। तो ये हमारे लिए भी एक सोचने का मुकाम है कि हम दिल में तो इसराइली जाहिरियत को बुरा कह रहे हैं, मगर अमली तौर पर सामने क्यों नहीं आते, चाहे वो हमारे इस्लामी जमातें। मैं आपको आज गारंटी से कह रहा हूं, मैं आपको ये गारंटी से कह रहा हूं कि इसराइल में जो मुजाहिरा हुआ है, इसराइल में गजा के खिलाफ, वो पाकिस्तान के मुजाहिरों से बड़ा है। सर वो गजा के लिए नहीं हुआ, वो तो अपने गवर्नमेंट के खिलाफ कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि आप गलत कर रहे हैं, आप परसेप्शन नहीं, उनकी पॉलिसियों पे हुआ है, वो उनकी पॉलिसियों पे हुआ है कि जंग की पॉलिसी। अच्छा अब आप एक बात बताएं, गजा की हिस्ट्री पता है आपको?
जी सर, बिल्कुल ये पता किसने बनाई थी हमास? है। इनके एक लीडर थे, किसने? उन्होंने शेख यासीन। नहीं, अमेरिकन ने, इसराइल ने। आप जाके किताब पढ़ ले, शेख यासीन तो नाम था। ये बनाई गई, सुन ले क्यों बनाई, सुन लो बात पूरी सुन लो, पूरी पहले बात पूरी सुन लो जी, सुन लो यार, बात कर रहे हो, हमें नहीं बात तो सुन लो ना पूरी। हाँ, सुन लेना, आपका सवाल पूरा होगा। हाँ। शेख यासीन, अहमद यासीन, हमें भी पता है, हमने भी किताबें पढ़ी है। मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि जो PLO है वो प्रो रशियन पार्टी है, वो कम्युनिस्ट है। उस जमाने में कोल्ड वॉर चल रही थी, तो उन्होंने गजा में एक इस्लामिक पार्टी बनाई थी, जिसका नाम इस्लामिक पार्टी बनाई थी, या इस्लामिक पार्टी को सपोर्ट किया था इसराइल ने, जिसका नाम है हमास। इस पे कोई डिस्प्यूट नहीं है। किसी भी दुनिया की किताब में अगर ये बात गलत हो तो मैं आपके सामने अगले प्रोग्राम में फिर आ जाऊंगा। सर जी, ये आप बहुत गलत परसेप्शन। लास्ट आप काउंटर क्वेश्चन करें लास्ट, ताकि औरों को भी मौका मिले। हमास इस वक्त इतनी ज्यादा कुर्बानियां उन्होंने फलस्तीन में दी है, वो इसराइल ने बनाई। ये कोई मतलब बात ही नहीं यार, हो सकती। इसराइल ने आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि PLO के खिलाफ उन्होंने इस्तेमाल किया होगा, क्योंकि PLO उस वक्त बहुत ज्यादा ताकत में थी। मैं यही तो आपको अर्ज कर रहा हूं कि PLO ये खेल सियासत के, जमीन के खेल है सर। ये जमीन का खेल हो रहा है, मट्टी के लिए खेल हो रहा है, ये दीन के लिए खेल नहीं हो रहा। आप इसे दीन का खेल बना रहे हो, ये तो मट्टी का खेल है। सुन लो मेरी बात, सुनो प्लीज। ये इंसानियत का कत्ल हो रहा है, इंसानियत का। गजा में इंसानों को बेदर्दी से कत्ल किया जा रहा है। इसराइल जालिम है, इसराइल गलत है, मगर मैं इसराइल के मजहब के बारे में बात नहीं करूंगा, मैं इसराइल के एक्शन के बारे में बात करूंगा। इसराइल गलत काम कर रहा है, मगर ये इसका कोई ताल्लुक मजहब से नहीं है। ये अगर मजहब से होता तो वो PLO को भी खत्म करता। PLO भी आज मौजूद है वहां पर। सुने मेरी बात, अच्छा आगे सुने। इसराइल गजा के अंदर, गजा में जो कुछ भी गजा में हो रहा है, उसका एक ही बॉर्डर है जो खुल सकता है, वो बॉर्डर है इजिप्ट। रफा नहीं खुला तो सर वहां जो रिजीम है, खुला नहीं खुला, कभी खुला आज तक खुला, कभी तारीख में खुला, रिजीम को छोड़ दे, कभी खुला, कभी भी। अच्छा आप मुझे एक बात बताएं, सबसे बड़ा अमेरिकन सपोर्टर, सबसे बड़ा अड्डा अमेरिकन का पर्शियन गल्फ में कहां पर है? मेरे ख्याल से कतर में। हमास का हेडक्वार्टर कहां है? कतर में। फिर किसके साथ है वो? यार मुझे समझाओ ना, सितारे मिलाओ ना जरा, सितारे मिलाओ जरा आपस में ना। अच्छा चलें, बस लास्ट क्वेश्चन सितारे मिलाओ ना जरा, अगर करना चाह रहे हैं फिर आगे। मैं आपको इंटरप्ट इसलिए नहीं करना चाह रहा कि लोगों को लगेगा कि हम सवाल एडिट कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो इसलिए मैं आपको भरपूर मौका दे रहा हूँ। मुझे तो लास्ट करें ताकि बाकी को भी मैंने आपको नहीं, आप कर लें, आप लास्ट कोई कमेंट करना चाह रहे हैं या सवाल करना चाह रहे हैं। मुझे हैरानी इस बात पर होती है कि तालिबान की अमेरिकन की मीटिंग हो रही है कतर में, ठीक है। अब मुझे समझ आती है कतर होस्ट है, दोस्त है, भाई है, चाचा है, मामू है, क्या है। चलें सर, मैं इस बहस को यहाँ पे समेट देता हूँ, इस सवाल की बहस को। इसराइल जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, मगर ये लड़ाई जो है वो उसको सियासी कहा जाए, जुल्म है बहरहाल, मगर भाई ये कह रहे हैं कि नहीं ये मजहबी या इस्लाम की वो है। अच्छा, तो मैं दोनों में इख्तिलाफ राय। आपको एक और बात कहना चाहता हूँ, जितनी भी मुखातिब होता है ना इंसान से, अल्लाह जब इंसान से मुखातिब होता है ना अल्लाह ताला, जी, तो कुरान मजीद में आयतों में या अय्युहल मुस्लिमून नहीं होता, या अय्युहन नास होता है। या अय्युहल मुस्लिमून आपकी ड्रामेबाजी है। समझ आई मैं क्या कह रहा हूं? समझ आई आपकी बात? आप मुझे आयत दिखाओ या अय्युहल मुस्लिमून वाली है, कुरान में है, क्या बहुत बार है मुस्लिम, क्या ए मुसलमानों, ए मुसलमान। यार मैं कह रहा हूँ या अय्युहन नास। सर जी, नास को भी पुकारा है कि ए इंसान, यार ना, वो उस नास में मुसलमान के अलावा गैर मुस्लिम भी है, उसमें गैर मुस्लिम भी, या अय्युहन नास। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अल्लाह ने नास को भी, मतलब इंसानों को, तमाम इंसानों को भी पुकारा है, लेकिन मुसलमानों को मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, जब वो पैगाम देता है ना, जब वो पैगाम देता है अमन का, जब वो पैगाम देता है किसी अमल का, किसी अच्छाई का, तो वो या अय्युहन नास कहता है। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ 6666 आयतें पढ़ लो और ये बता दो कि कितनी आयतें या अय्युहल मोमिनून है, ठीक है। या अय्युहल मुस्लिमीन की आयत, ए मुस्लिमीन वाली आयत
बहुत लिमिटेड होंगी। या सुन लो मेरी बात, मगर मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि उसका जो मुखातिब है वो मुसलमान नहीं है, उसका मुखातिब इंसान है। इंसान पहले इंसान बनो फिर मुसलमान बनोगे। सर आप डिफाइन कर सकते हैं इंसानियत क्या है? बस ये लास्ट कर लें आप, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। हम तो ये समझते हैं कि पहले मुसलमान बनो फिर अच्छे आप इंसान खुद बन जाओगे। यहाँ तो जो मोरालिटी है यानी मैं अभी सुन लो मेरी बात। एक गली में एक कुत्ता है जो भूखा है, एक कुत्ता है भूखा है, उसे खाना खिलाना मुसलमान का काम है, इंसान का काम है? सबका काम है। अबे तो यार मैं कह रहा हूं, नहीं मेरी बात नहीं समझे, उसमें कोई ताल्लुक मजहब के साथ नहीं है। इस्लाम मजहब है। पहले वो कुत्ता है, उस कुत्ता भूखा है, एक कुत्ता भूखा है, उसको खोली रोटी खिलाओ। कुत्ता है इंसान नहीं है, कुत्ता है भूखा पड़ा हुआ है, आपने उसको रोटी खिला दी, ये इंसानियत का फर्ज है, ठीक है। उसके बाद आप आगे गए और नमाज पढ़ने शुरू कर दी, ये मुसलमान का काम है। खत्म हुई बात। मैं आपको ये कह रहा हूं इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? हाँ, एक बेसिक सवाल है मेरा, और वो ये है कि आपने पूरा आर्गुमेंट दिया और वो आपके पर्सपेक्टिव से और एक जनरल पर्सपेक्टिव में भी किसी हद तक क्या उससे एग्री भी किया जा सकता है कि गजा में जो जुल्म हो रहा है वो इंसानियत पर जुल्म हो रहा है। ठीक है, मैं एग्री करता हूँ, लेकिन और पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान का एक मेजॉरिटी चंक ये कहता है कि वो हाँ वो ठीक है। मैं आपको खुद कह रहा हूं, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं फिर कह रहा हूं, मैं एक डिफरेंट सोच रखता हूं, मगर मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं, जाके निकालो। सबसे पहला मुजाहिरा गजा के हमले के बाद मैंने निकाला है, बिला शुबा, इसमें कोई शक नहीं है। और हमने तो देखा है ना कि जो नॉन मुस्लिम थे, अच्छा सुन ले मेरा सवाल, नहीं मुझे अब याद आया, सुनो। जब मैंने मुजाहिरा निकाला, वो जो कलमे वाला चौक नहीं है जहाँ पे तारिश रोड पे आप शायद तोड़ दिया, वो जहाँ पे वो पिज्जा हट है, पिज्जा तारिश रोड पे नहीं है, पिज्जा हट, वहां से मैंने शुरू किया। ठीक है, हम लोगों ने शुरू किया, ठीक है। हम लोग वहां से निकले, हम कोई 25 बंदे थे, हम परेशान हो गए कि हम आगे जाएं भी या नहीं जाए। फिर हमने कहा ठीक है देखी जाएगी। थोड़ी देर बाद वहां आके रहीम साहब शामिल हो गए, थोड़ी देर बाद उसके बाद ANP आ गई, उसके बाद आफाक साहब आ गए, फिर MKM आ गई, फिर अच्छा किसी के पास 150 आदमी, किसी के पास 50 आदमी, किसी के पास 80 आदमी, और हम बाय द एंड नुमाइश पर पहुंचे तो हम कोई 400 बंदा होगा, 300 साढ़े। ये पूरे पाकिस्तान में पहला मुजाहिरा था जो गजा के ऊपर हुआ था। उसके बाद मैंने इसके साथ प्रोग्राम भी किया था। पहला बंदा जो पाकिस्तान में गजा के लिए मुजाहिरा किया, वो फहीमुज़्ज़मा था, पुराना कमिश्नर कराची का, उसने ये ऑर्गेनाइज किया था। उस कमेटी में मैं भी था। कोई बंदा मुझे दिखा दे कि उससे पहले भी गजा मुजाहिरा हुआ हो सर। और ये उस मुजाहिरे में हाफिज नईम भी थे। जी, मेरा इसमें कोई शक नहीं है कि आपने काम नहीं किया होगा, और हर फर्द इंसानियत की बुनियाद पे। अच्छा नहीं, मैं सिर्फ कहने की कोशिश ये कर रहा हूँ, मेरे साथ किसी ने कोऑपरेट नहीं किया। ठीक है, सवाल है, वो अपनी जगह पर होगा। इंसानियत की बुनियाद के ऊपर आपका ये कहना है कि वहां पर जुल्म हो रहा है और इसी तरीके से हो भी रहा है, ठीक है। लेकिन आप उसी तरफ दूसरे एंगल में ये बात कहते हैं कि इसराइल को तस्लीम करना चाहिए। अच्छा, मैं ये कहता हूँ मुझे एक बात बताओ, एक मिनट रुक जाओ, एक बात और बताओ। आप में से कितने लोग इस वक्त सूडान के बारे में वाकिफ हो? सूडान में क्या हो रहा है इस वक्त? क्या हो रहा है सूडान में? क्या हो रहा है? किसके साथ सिविल वॉर हो रही है? मुसलमानों किसकी लड़ाई हो रही है? मुसलमान, एक BSF आर्मी, एक दूसरी नहीं, कौन किसको सपोर्ट कर रहा है? तो UAE और ये बाकी एक को UAE कर रहा है, नहीं एक को UAE कर रहा है, US कर रहा है, आपके एक को UAE कर रहा है, एक को मिस्र कर रहा है, एक को मिस्र कर रहा है। ठीक है, आज के जमाने में, इस जमाने में जिस वक्त दुनिया में हर चीज मौजूद है, ठीक है, इस वक्त आज के जमाने में वहां इंसान भूख से मर रहा है। बिल्कुल, इस वक्त कैद पड़ा हुआ है एक लोकेशन पर, दोनों मुसलमान हैं। कोई आपने किसी इंसान से, किसी मौलवी से, फजलुर रहमान से, हाफिज हुसैन अहमद से, नईम साहब से सूडान के बारे में गुफ्तगू सुनी कि ये इंसान मर रहा है भूख से? बताइए मुझे, बताए है जी, यार आपके हो गए, अब आगे दे दें, बाकी लोग रह जाएंगे क्योंकि टाइम काफी हो गया। हाँ आप बताएं, आपने देखी? हाँ जी सर, सवाल है। हाँ, जी आप तारुफ करवाइए। सर, अली हैदर जैदी मेरा नाम है, और आपसे एक सवाल है। जाहिर है कि आप पाकिस्तान के हर ही बड़े बिजनेसमैन ने आपकी फर्म की सर्विसेज से फ़ायदा उठाया है। सर, मेरा एक सवाल ये है कि पाकिस्तान में कोई ऐसा अनएक्सप्लोर्ड बिजनेस सेक्टर है जिसके अंदर एक
जिस तरह हम देखते हैं ना कि कुछ लोगों ने पिछले 25 साल में प्रॉपर्टी के सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर में, अगर मैं और नैरो डाउन करूं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में कराची में स्पेसिफिकली बहुत जनरेशनल वेल्थ क्रिएट की है। रैक्स टू रिचेस की काफ़ी स्टोरीज हैं। तो लेकिन पिछले 2.5 साल से हम देख रहे हैं कि रियल एस्टेट का जो डेवलपमेंट, प्रॉपर्टी डेवलपमेंट सेक्टर है वो काफ़ी डाउन है। तो आप ऐसा कोई अनटैप्ड सेक्टर आप अपने तजर्बे में समझते हैं कि कोई ऐसा है कि जिसके अंदर एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास का आदमी भी जाए तो वो एक जनरेशनल वेल्थ या एक रिचेस फॉर्च्यून क्रिएट कर सकता है? मिडिल क्लास के लिए इस वक्त कोई बहुत अपॉर्चुनिटी वेल्थ नहीं है, मगर जो एज अ कंट्री जो अवेलेबिलिटी है, जिसकी ज़रूरत है और जो पाकिस्तान को तरक्की की राह पे ले जाएगा, वो इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट है। फॉर एग्जांपल, अगर हम कोई अच्छी एयरलाइन लॉन्च कर सकें, सही, और उसको इंसानों की तरह चला सकें, तो वो एयरलाइन इतना पैसा कमाएगी कि आपसे संभला नहीं जाएगा। मगर उसके लिए आपको सिविल एविएशन अथॉरिटी को बंदे का पुत्र बनाना पड़ेगा। पाकिस्तान में एयरलाइन इसलिए नहीं चलती कि सिविल एविएशन अथॉरिटी बंदे का पुत्र नहीं बनती। पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ है। पाकिस्तान में तकरीबन 15 लाख आदमी हर साल नॉर्थ अमेरिका से पाकिस्तान आता है अपने माँ बाप से मिलने के लिए, अपने जानने वालों से मिलने के लिए। 15 लाख आदमी पाकिस्तान आता है, ठीक है। उसको आप सबको कतर और आप लेके जाते हैं इतिहाद से या दुबई, उससे एमिरेट्स से। अगर उसको कोई ढंग की एयरलाइन मिल जाए तो वो पाकिस्तान में आएगा। और पाकिस्तान में तकरीबन 10 से 12 बड़े बड़े शहर हैं, गुजरांवाला, पेशावर, शेखुपुरा, फैसलाबाद। और अब लोग ट्रेन में या बसों में नहीं जाना चाहते। अब दुनिया में एयर ट्रैफिक बहुत सस्ती हो गई है, सही, ठीक है। तो अगर आप पाकिस्तान को तरक्की देना चाहते हैं तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर को में इन्वेस्ट करवाएं गवर्नमेंट से, और उनको एयरलाइंस पे दें। दूसरी जहाँ पर ज़रूरत है आपको ज़रूरत है वो ये है कि आप जहाँ पे आ सकता है वो पाकिस्तान में, जिसमें मिडिल क्लास पैसे लगा के काम बना सकता है, वो ये है कि ये मेडिकल आउटसोर्सिंग, अकाउंटिंग आउटसोर्सिंग, इंजीनियरिंग आउटसोर्सिंग। फॉर एग्जांपल, आप पाकिस्तान में एक अस्पताल लें जिसमें आप 3 हार्ट के सर्जन लगाएं, यूएई वालों की बाईपास करें, वो यहाँ से यूएई से आए, आपका डॉक्टर बाईपास करे, वापस चले जाए दुबई। जो इंडिया में बहुत बड़े पैमाने पे काम हो रहा है, इसको बोलते हैं मेडिकल आउटसोर्सिंग। ये ज़्यादा खर्चा नहीं है। आप एक बड़ा सा अस्पताल ले लें, 3-4 डॉक्टर लगा लें, क्योंकि वो डॉक्टर जो है पाकिस्तान में बहुत अच्छे अवेलेबल हैं। वो बंदा दुबई से आएगा, 1.5 घंटे की फ़्लाइट है, सऊदी अरब से आएगा, 1.5 घंटे की फ़्लाइट है, उसका बाईपास होगा, वापस चला जाएगा। अभी उसको जाना पड़ता है इंग्लैंड, अमेरिका जाना पड़ता है। दुबई वाले डेवलप करते जा रहे हैं। अगर आप उसको सस्ता डेवलप करेंगे तो पाकिस्तान में आएगा। तीसरी बात पाकिस्तान में जो अब डेवलप होनी चाहिए, जो डेवलप नहीं हो पा रही, वो ये है कि वो है मीडिया इंडस्ट्री। अभी भी यूएई में ये जैसे हम बैठे हुए हैं, अभी नुक्ता वाला है, ये सब उनका जो बेसिक दिमाग है वो अभी भी पाकिस्तान में है। बिल्कुल। तो अगर आप मीडिया की अच्छी प्रोडक्ट बनाएंगे तो बिक जाएगी। अभी भी पाकिस्तानी ड्रामे बिकते हैं। पाकिस्तानी जो ड्रामे बनते हैं वो अमेरिका में बड़े और यूएई में बड़े बड़े पैमाने पे बिकते हैं। तो ये सर्विस सेक्टर जो हैं, जिनको हमने कभी एक्सप्लोर नहीं किया, हमें उनको लाना चाहिए, ठीक है। ये हमें करना पड़ेगा। तीसरी बात, जो यूएई में सऊदी अरब में एक्सपेट्रिएट बैठे हैं, इनके बच्चे बड़े हो गए हैं। इन बच्चों की, लड़कियों की खासतौर पे अगर तालीम कराची में हो जाए, लाहौर में हो जाए, इनके लिए मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज बन जाए जो सिर्फ ओवरसीज के लिए हो, तो वो पाकिस्तानियों का बहुत बड़ा इनकम सोर्स हो सकता है कि वो आएँ और यहाँ से मेडिकल करें, वापस चले जाएं। ये पाकिस्तान में 1970s में 80s में हुआ करता था। ये हमने यहाँ बंद किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान में आज ये तबाही फिरी हुई है। सर लास्ट क्वेश्चन। बिल्कुल सर, आप जिस तरह 2.5 साल से रियल एस्टेट सेक्टर, पिछले 2.5 साल से बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, तो रियल एस्टेट की जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, रियल एस्टेट का बुनियादी मसला समझे जी। मैंने जो आपके साथ अभी शुरू में बात की थी, इसका बुनियादी मसला रियल एस्टेट का ये है कि रियल एस्टेट में मेरा वाइट पैसा ब्लैक हो जाता है। तो कोई ऑर्गेनाइज सेक्टर में रियल एस्टेट में नहीं आता कभी। मतलब कोई लोन लेके, अगर मैं लोन ले लूं 20 करोड़ रुपए का, ठीक है, अब जब मैं जाऊंगा प्लॉट घर लेने के लिए, वो कहेगा रजिस्ट्री आपकी 10 करोड़ की होगी। तो ये जो आज ही मैं पढ़ रहा था, औरंगजेब जो फाइनेंस मिनिस्टर का बयान आया था। अच्छा, दूसरी बात, अगर मैंने घर ले लिया और घर लेके मैंने किराए पे दे दिया तो मेरा गया घर।
कभी खाली नहीं होगा। तो इसको हम कहते हैं ना फोरक्लोजर लॉ और रेंटल लॉ। दुबई में अगर कोई बंदा किराए पे ले और किराए खाली नहीं करे, वो उसको 5 मिनट में सीधा कर देते हैं। इस प्रॉपर्टी की वैल्यू उस वक्त बढ़ती है जब प्रॉपर्टी राइट प्रॉपर हो और रेंटल राइट प्रॉपर हो। अब पाकिस्तान में दोनों चीजें प्रॉपर नहीं है। ये इन्वेस्टमेंट टूल है, इनकम टूल नहीं है। सही है, आप समझे मेरी बात? अच्छा, भाई आपका नाम क्या है? मैं भूल गया। अकरम भाई, आपके कुछ मेरा ख्याल है कुछ तशनगी रह गई है, बाकी वो लास्ट में अगर टाइम बनता है तो मैं आपको माइक सवाल नहीं किया अभी तक। हाँ नहीं, मैं उस डिस्कशन में आ गए थे। मैं माइक दोबारा दूंगा आपको लास्ट में, ठीक है? सबके कवर हो जाए ताकि सबको वक्त मिल जाए। जी, आप सवाल पूछें। सर, मेरा नाम मोहम्मद शयान सिद्दीकी है और मैं CA अभी पढ़ रहा हूँ, कैफ में हूँ। तो मेरा सवाल ये है कि अभी रिसेंटली PIA प्राइवेटाइज की बातचीत हो रही थी, तो अगर हम उसको PTCL की तरह पूरा प्राइवेटाइज ना करें, उसे कुछ परसेंटेज बेच दें और उस जो उससे फाइनेंसिंग हो वो हम उसकी ओवरहॉलिंग के लिए या यूज़ कर लें, तो क्या ये बेनिफिशियल होगा फ्यूचर पाकिस्तान के लिए? और दूसरा सवाल ये है कि एक तापी गैस पाइपलाइन है जो अभी रिसेंटली शुरू हुई है अफगानिस्तान में, तो क्या अगर ये पाकिस्तान आ जाए तो इससे गैस की शॉर्टेज है वो मसला हल होगा? और ये जो रीजनल हमारा मसला है, ये वाले में क्या सवाल है आपका? कि सर हम उसकी PTCL की तरह कुछ परसेंटेज बेचें, पूरी ना बेचें, 60% या उससे ज़्यादा गवर्नमेंट के पास हो और 25% अगर बेच दें और वो जो पैसे उससे आए वो हम उसकी जो रिकंस्ट्रक्शन या ओवरहॉलिंग के लिए यूज़ कर लें, तो क्या ये बेनिफिशियल होगा? नहीं, देखिए बात ये है कि मेरी कैलकुलेशन ये कहती है कि PIA की वैल्यूएशन वो नहीं है जो आपने रखी हुई है, वो इससे कम है। तो अगर आप ये वैल्यूएशन रख के कहते हैं कि मैं इतने में बेचूंगा, जो उसकी लायबिलिटी हैं, और आपको यही नहीं पता कि एम्प्लॉइज़ के साथ क्या होगा और क्या होगा, तो प्राइवेटाइजेशन इसलिए PIA की सही नहीं हो रही। मैं तो बिल्कुल हमेशा से एक बात कहता हूं कि PIA को बंद क्यों नहीं कर देते, क्लोज कर दें। ये कौन सी आयत में लिखा है कि पाकिस्तान की इंटरनेशनल एयरलाइन होगी? नहीं करें। वाई यू वांट टू प्राइवेटाइज? PIA को बंद कर देंगे यार, कल से बंद होगी, खत्म कैसा, और लोगों को दे देंगे यार, सारी पैसे लेते रहो सैलरी। आप क्यों चाहते हैं कि PIA चलती रहे? पहली बात। दूसरी बात ये है कि PIA का जो कल्चर डेवलप हो चुका है, इट विल टेक अनदर। देखिए PTCL वालों को भी तकरीबन 20 साल लगे हैं PTCL बनाने में, और उन्होंने आज भी पैसे पूरे नहीं दिए आपके, पता है आपको? शायद पता होगा शायद ये। ठीक है, तो कल को PIA में भी ये होगा। तो मैं तो पर्सनली ये समझता हूँ, मैंने आपको पता नहीं लोगों ने देखा होगा, मैंने तो उस वक्त भी कहा था कि इसका कोई बायर नहीं आएगा। ठीक है, मगर उल्टी बात यह है कि आजकल ये जो एयरलाइन चलाना ऐसे है जैसे आप वैगन चलाते हैं। एटलांटा में हजारों जहाज खड़े हैं, वो आप लीज पे लाएं। हजारों पायलट फारिग फिर रहे हैं, उनको आप ले रहे हैं, खत्म करें। ये जो हमारी मुसीबत है ना, वो है सिविल एविएशन अथॉरिटी। वो हमारे एयरपोर्टों में गन करती है, हमें लाइसेंस नहीं देती, पार्किंग फैसिलिटी नहीं देती, ये नहीं करती, वेरी एक्सपेंसिव है, वो चलता नहीं है। फ्लाई जिना क्यों चल रही है? इसलिए चल रही है, थोड़ी बहुत चलती है कि उन्होंने अपनी कॉस्ट लेवल नीचे रखा हुआ है, इसलिए वो चल जाती है। तो दूसरा सवाल क्या था आपका? सर, एक प्रोजेक्ट है टापी गैस पाइपलाइन। अच्छा, टापी। अच्छा देखिए, टापी का ज़्यादा सवाल है। टापी और ईरान इंडिया पाइपलाइन प्रोजेक्ट, ठीक है, आप इसको पाकिस्तान से आगे इंडिया ले लेना चाहते हैं? यस सर। सर, दोनों मुल्कों में रीजनल कोऑपरेशन। तो फिर मेरी वाली बात, पहले तो फैसला हो गया ना, पहले इंडिया के साथ दोस्ती करेंगे तो टापी आएगी ना यार। बुनियादी सवाल तो मैंने यही तो बार बार कह रहा हूं, इंडिया के साथ दोस्ती करेंगे तो टापी आएगी ना। अच्छा, फिर इससे मैं थोड़ा आगे चलता हूं, फिर आगे चलता हूं। मैं टापी प्रोजेक्ट के अंदर इनडायरेक्टली इन्वॉल्व रहा। टापी प्रोजेक्ट जो है वो एक मुश्किल प्रोजेक्ट है, पूरे अफगानिस्तान के पहाड़ों से लाइन लानी है। ठीक है, अमेरिकन की एक कंपनी थी, उसका नाम था कोनोको। ठीक है, वो इंटरेस्टेड थी। वो दबे अल्फाज में ये कहती थी कि यार अगर हम आपके साथ टापी कर लेते हैं तो आप ये बताएं कि अभी तो आप शरीफ हैं, कल को आप पंगेबाजी नहीं करेंगे, ये कौन डिसाइड करेगा? कि आप ये, अभी तो आपके पास पैसे नहीं है ना, अभी आप इसलिए शरीफ हुए हैं कि आपकी जेब में से पैसे खत्म हो गए।
जब आपके पास थोड़े दो पैसे आ गए फिर आप बदमाशी शुरू कर दोगे। तो आपकी बदमाशी कम करने के लिए 2 शर्तें हैं उनकी। इंडिया से ताल्लुकात बेहतर करो, तो फिर वही बेचारा नाराज हो जाएगा, इसराइल को तस्लीम कर लो। ये 2 चीजें हैं जिसकी वजह से वो कहते हैं यार ये हमें गारंटी दे दो तुम, तो हम तुम्हारी सपोर्ट कर देते हैं। कनोको वाले टापी उस वक्त आएगी जब, अच्छा आप मुझे एक बात बताएं, ये जो गवर्नमेंट है तालिबान की अफगानिस्तान में बैठी है, ये अमेरिकन के साथ सपोर्टेड है या नहीं है? सर है सपोर्टेड। फिर जिस तरह वो आए थे वो एक दिया गया था उन लोग, आप आ जाओ काबुल में। तो क्या ये क्या चीज है, ये क्या है? मतलब उनकी सपोर्टेड गवर्नमेंट है। सपोर्टेड गवर्नमेंट है, ये सपोर्टेड गवर्नमेंट है। अच्छा ये हमारे साथ ज्यादा करीब है या इंडिया के साथ ज्यादा करीब है? इंडिया के साथ ज्यादा तो ये कौन से भाई है हमारे? अच्छा एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात, ये बंदे सामने बैठा हुआ, बड़ी अभी जज्बाती गुफ्तगू की, मुझे एक बयान दिला दो अफगानिस्तान का, एक मज़ारा दिखा दो तालिबान का गजा के फेवर में। नहीं सर एक भी क्यों नहीं दिया? वो मुसलमान नहीं है, बता देना मुझे, कोई दिखाएं बताएं। आप ले लें फूड। सर मैं इनकी तरफ से एक आर्गुमेंट आपसे करना चाहूंगा। सर उन्होंने अपनी कबर में जाना है, हमने अपनी कबर में नहीं, जाना है। मैं पूछ रहा हूँ ना यार, ये मुसलमान जिहाद कर रहा है ना, मैं पूछ रहा हूँ उनका बयान क्यों नहीं आया अभी तक? क्यों नहीं आया तालिबान का कि हमने तो जान दे देनी है? बताएं ना। आपके ख्याल में क्यों नहीं आया? अमेरिकन है वो। अच्छा सर मैं हाँ सर जी उनका जवाब इस वजह से नहीं क्या? है, उनका जवाब इस वजह से नहीं है कि अभी 2-3 साल तो हो गए। अरे यार बयान तो दे सकते हैं, बयान दिए सर। कहाँ दिया? एक तालिबान का बयान दिखा दो किसी अखबार में कि गजा पे गलती हुई है, बताएं। आपके रिकॉर्ड में है कोई? रिकॉर्ड पर कहीं है बयान दे के मतलब वो क्या कर ले? नहीं वो तो इस्लामी मुल्क है ना। देखिए बयान एक सबसे कम तरीन चीज होती है जो आप किसी के लिए कर सकते आप हैं। ये बयान आपको कम तरीन चीज तो करो। इस मामले में अगर देखा जाए, जो उनका बैठा हुआ है वो जाके कह दे कि गजा में ज्यादती हो रही है। इस मामले में तो पाकिस्तान कदरे बेहतर इसलिए लगता है कि हमारी वजारत खारिजा अफसोस की बात है कि इस्लाम और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और आप कह रहे हो इस्लाम की जंग हो रही है, वहां शहादतें हो रही हैं, वो जो इस्लाम के सबसे बड़े दाई हैं वो खामोश बैठे हैं सगे हाथ बांध के। सर जी यहाँ आप पर्सनल हो रहे हैं अफगानिस्तान के मामले में। नहीं ऐसी मतलब बात यार देखो ये जाती वाली बात नहीं करो, जाती वाली बात। आपका कोई आर्गुमेंट है तो वो करें। आर्गुमेंट बताओ ना। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप अपने पाकिस्तान को देखिए। यार मैं आपसे पूछ रहा हूँ, नहीं वो तो मैंने आपकी तरफ से पहले कह दिया ना, मैंने तो आपकी तरफ से पहले कह दिया। आप ये कह रहे हो कि ये इस्लाम की जंग है, मैं कह रहा हूँ इस्लाम की जंग नहीं है ये ना अफगानिस्तान की जंग इस्लाम की जंग थी, ये ना कश्मीर की जंग इस्लाम की जंग है, ये टेरिटरी की पॉलिटिकल जंग है। जुल्म जहां भी होगा, चाहे वो कुत्ता मरे या बिल्ली मरे या इंसान मरे, वो गलत है। उसको तो हम भी गलत खत्म हुई बात। इसका इसमें मजहब क्यों लेके आ रहे हो? चले दोनों की राय में इख्तलाफ है, और इख्तलाफ ये देखो विकार की बात, मजहब को हर चीज में क्यों लेके आते हो आप? सर जी मजहब के बगैर हम नहीं। क्या ये कहाँ लिखा है? सर जी सियासत कहाँ लिखा है ये? हर जगह में मजहब है। इस्लाम क्यों? ये तो आपका, ये तो आपका नहीं। एक सेकंड मिस्टर, क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? अकरम खान। अकरम खान साहब, ये जो आपने कहा यार थोड़ा लाउड। अकरम खान, ये आपने कहा कि मजहब के बगैर हम नहीं है, बिल्कुल। ये किसी किताब में लिखा है? कुरान में लिखा है? नहीं लिखा है। कुरान में कहाँ लिखा है? सर जी आपने बात कही कि हर चीज में मजहब नहीं। हाँ मैं आपको कहता हूँ कि सियासत में भी मजहब है। अच्छा मैं इस पे अभी इस सवाल पे बात कर लेते हैं अलग से, कि इसका भी जवाब देता हूँ। हर चीज मजहब है, इसमें मैं आता हूँ अभी, ठीक है? वो अभी समझाते हैं आके आपको। मैंने आपके पहले भी किसी और प्रोग्राम में कहा था, इसके आपके प्रोग्राम में नहीं कहा था, मैंने इसके प्रोग्राम में, पिछले प्रोग्राम में कहा था, अभी आपके सामने दोबारा कह देता हूं मैं कि मैं मजहब इस्लाम की किसी भी बात को गलत नहीं समझता, और मैं अपने आकाए नामदार के बारे में कोई गुफ्तगू खिलाफ नहीं करना सकता, मगर इंसानी तारीख ये बता रही है कि मजहबों ने इंसानों को तकसीम किया है, कुछ दिया नहीं है। ये गलत है, सही मान लो, आपकी मर्जी है। आप सर इसी इस्लाम मैं इस आर्ग्यूमेंट से अपनी एक राय के साथ डिसएग्री करूंगा। वो ये कि क्रिश्चियनिटी के अंदर सबसे पहले जो है वो सेपरेशन ऑफ चर्च हुई, ठीक है? इसी तरीके से था सेपरेशन ऑफ चर्च हुई, उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स को अलग किया और उन्होंने अपने चर्च को अलग किया, अपने पोप को अलग किया। तुमसे ये पूछ रहा हूँ सर, मेरा क्वेश्चन पूरा होने दे तो मैं आपसे मेरा समझ जाए, मेरा पॉइंट मिल जाएगा। मैं चोरी में जाता ही नहीं, मैं तो एक प्रैक्टिकल इंसान हूँ, ठीक है?
तुम एक इंसानी जिंदगी गुजार रहे हो, सुनो, तुम जिंदगी गुजार रहे हो ना, जिंदगी गुजार रहे हो, बिल्कुल ऐसे ही है। तुम सुबह उठते हो, खाना खाते हो, पीते हो, सोते हो, नमाज पढ़ते हो, ये रोजा रखते हो, बिल्कुल। तुम टीवी में बैठे हो, कैमरा चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, एसी चल रहा है, आराम से बैठे हो, लिफ्ट पे आगे चले जाओगे, ठीक है जी। इसमें से कोई ऐसी कंफर्ट इंसानी जात के लिए, तुम बीमार हो गए, तुम्हें दवाएं मिल जाएंगी, इंजेक्शन लग जाएगा, तुम्हारा एक्सरे हो जाएगा, तुम्हारा अल्ट्रासाउंड हो जाएगा, कोई एक चीज जो इंसानी भलाई की आज मौजूद है जी, अगर वो मजहब ने दी हो तो मेरा नाम बता दो सर। तो यही तो पॉइंट मैं आपसे इसी पॉइंट के ऊपर मैं आपको जवाब देता हूँ। कुछ काम जो है वो मजहब के करने के हैं और कुछ काम टेक्नोलॉजी के करने के ना, तालीम के करने के, पूछ रहा हूं आपसे, तरक्की के करने मैं आपसे सिर्फ आसान सवाल पूछ रहा हूं कि तुम्हारी जिंदगी में कोई चीज जो तुम्हें आराम पहुंचा रही है, कोई एक चीज जो तुम्हें जिंदगी की सहूलियत में आराम। इसमें मैं आपसे सवाल करता हूँ, एक मिनट, हाँ बताइए। मैं आपसे सवाल करता हूँ, तो मजहब को किस तरह से देना चाहिए ये सब कुछ, जो जितनी भी ये चीजें हैं, मजहब किस तरीके से दे सकता है? मजहब को डिस्कस ही नहीं करता कभी, इसलिए नहीं करता। सुने, अब मैं मजहब पे आता हूँ ना, मजहब आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, ठीक है। मजहब इंसान को अल्लाह की तरफ वापस ले जाता है, आखिरत की तरफ, ठीक है, जो मौत के बाद होगा। सही है, जो मौत के बाद होगा, ठीक है। जो दुनिया में है ना, जो दुनिया में है, एक यूं आया और फिर वापस गया, ठीक है, ठीक है, दुनिया में आया और दुनिया से वापस गया, जाके क्या करना है उसने? सुन लो बात यार पहले। जब आया ना जी, तो उसने बोला इन्नी जायलू फिल अर्ज़े खलीफा, सही है। जब इंसान बनाया खलीफा तो बोला इन्नी जायलुम फिल अर्ज़े खलीफा, सही है, ठीक है। आयत का मतलब ये है, इसका मतलब क्या हुआ? इंसान मेरा नाइब होगा दुनिया के, नाइब होगा, ठीक है। तो ये जो, अच्छा, नाइब का मतलब क्या है? नाइब का मतलब क्या होता है? जो सब असिस्टेंट, सबऑर्डिनेट, जो असिस्टेंट नहीं होता नाइब, जो मेरे, खलीफा का मतलब नाइब नहीं होता जी, खलीफा का मतलब होता है वाइसराय, सही है। वाइसराय कौन होता है? जो अल्लाह के मुताबिक, मतलब जो अथॉरिटी के अहकामात को कमांड करेगा, जमीन, क्या जो कमांड करेगा उसकी डायलॉग्स को। वाइसराय वो होता है जो वही काम कर सके जो अल्लाह करता है, उसे वाइसराय बोलते हैं। वाइसराय वो होता है जो किंग का वही काम कर सके जो किंग करता है वही कर सके, उसको बोलते हैं वाइसराय। वाइसराय इज नॉट अ असिस्टेंट। तो जब अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया तो उसने कहा कि तुम वाइसराय ऑफ गॉड हो इस दुनिया में, ठीक है। मैं तुम्हें अक्ल दे रहा हूं, मैं तुम्हें सलाहियत दे रहा हूं, मैं तुम्हें इल्म दे रहा हूं, मैं सब कुछ दे रहा हूं। अब तुम टॉयलेट जाने की दुआ नहीं बना लेना कहीं, ये सब तुम्हारी अकल में है, मैंने दे दी, मैंने तुम्हें पावर दे दी कि तुम इस कायनात को मुसक्कर कर दो, सही है। उसने कहा मैं तुम्हें पावर दे रहा हूं, मुसक्कर कर दो इस कायनात को। सुन लो मेरी बात, सही है। ये भाई रह गए, इन्होंने सवाल नहीं किया। माइक तुमने जो भी पावर दुनिया में मेरे पास है, जो अल्लाह के पास पावर है, अल्लाह के पास पावर है, वो उसने इंसान को दे दी, इंसान को दे दी कि तुम ले लो, इन्नी जाइलु फिल अर्ज़े खलीफा। जो फरिश्तों ने कहा कि इसको नहीं भेज, इसलिए सुने मेरी बात, फरिश्तों ने उसके ऊपर रश किया। रश किया किस बात में रश किया? कि पावर इतनी बड़ी मिल रही थी कि उसने कहा ये अल्लाह का नाइब होगा। नाइब होता है, जिस असिस्टेंट को नाइब नहीं बोलते, नाइब होता है जो वो ही काम करता है। तो उसने कहा कि दुनिया में कैसा घर बनाना है, कैसी सड़क बनानी है, कैसे बीवी के साथ रहना है, कैसे माँ बाप के साथ रहना है, ये सब चीजें तुम्हारे इख्तियार में है, ठीक है। अच्छा, उसमें जो चीज तुम्हारी फितरत इंसानी के खिलाफ है, फितरत इंसानी के खिलाफ है, फितरत इंसानी के खिलाफ, दोबारा बात को गौर करना, जो चीज फितरत इंसानी के खिलाफ है उसका हुक्म कुरान में दे दिया। जो फितरत इंसानी के फेवर में है उसकी जरूरत ही नहीं थी। इसकी मैं दो मिसालें देता हूं। फितरत इंसानी में है कि वो अपने बच्चों से, बीवी से प्यार करेगा, ये इंसानी फितरत में है, इसका कुरान मजीद में हुक्म ही नहीं है। ये इंसानी फितरत में, सुन लो बात यार, बात पूरी सुन लो ना। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि आखिर वक्त में जब माँ बाप बूढ़े हो जाएंगे तो तुम उनके साथ अच्छा सलूक नहीं करोगे, ठीक है। अच्छा, सुन लो मेरी बात। तो उसने कहा कि तुम माँ बाप से अच्छा सलूक करो। फितरत इंसानी में है, जब उसको नींद आ रही होगी रात को 1:30 से सुबह के वक्त पे, जब उसकी नींद
बहुत सख्त नींद में होगा और फजर की नमाज का वक्त आएगा, फितरत इंसानी में है कि वो उठना नहीं चाहेगा। ठीक है, ये फितरत इंसानी में है। ठीक है, भाई को माइक देते हैं, इन्होंने सवाल उसने उस फितरत इंसानी में कहा तो अब उठो। अजान में भी शामिल किया। मेरी बात पहले लॉजिक को समझो, मैं क्या कह रहा हूं। जो चीज एक अभी आपके पास माइक नहीं, आवाज नहीं जाएगी। लॉ में होता है, एक होती है पॉजिटिव लिस्ट कि ये करो, एक चीज होती है नेगेटिव लिस्ट कि ये नहीं करो। पहले ये समझो कि ये मैसेज है क्या चीज का। जो चीज फितरत इंसानी के बाहर है ये उसको मना कर रहा है कि भाई ये नहीं करो। अगर वो ये कहे कि तुम सो जाओ, जरूरत नहीं है कहने की, वो तो सोना ही है, फितरत इंसानी में शामिल है सोना। माँ बाप बच्चे से मोहब्बत करना फितरत इंसानी में है। ठीक है सर, पॉइंट समझ आ गया होगा यकीनन। आपका सवाल रह गया, आप सवाल कीजिए प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तनवीर बग्गा है और रियल स्टेट से मेरा ताल्लुक है, और दूसरा आई एम अ सोशल वर्कर एज वेल। बात करते हुए मेरे जहन में शाकिर शुजा आबादी साहब, हमारे पाकिस्तान के सराइकी के बहुत बड़ा थोड़ा लाउड बोलिएगा। शाकिर शुजा आबादी साहब सराइकी जुबान के शायर हैं, उनका एक शेर मेरे जहन में आ गया, याद आ गया मुझे। 72 हूरां दे बदले गुजारा हिक ते कर लेसा, 72 हूरां दे सदके बदले गुजारा हिक ते कर लेसा, 71 हूरां दे बदले मैं को रज के रोटी दे। तो मैं को रज के रोटी दे, पेट भर के खाना दे। जी बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है कि हमें जो यहाँ पर बात करने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान में ये भूख, गुर्बत, कारोबार, ये किस तरह से हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। एक सवाल तो ये सर, ये आपने ब्रीफली बताना है कि एक आम आदमी की ज़िंदगी पर इन्फ्लेशन से जितना भी फ़र्क पड़ा है, एक्सचेंज रेट से जितना भी फ़र्क पड़ा है, उस डिफरेंस को कवर करने के लिए किस तरह की रिफॉर्म्स और किस तरह के जो तरीक़ाकार हैं आपकी तरफ से, जो सजेशन है वो करके एक इंसान अपनी ज़िंदगी को थोड़ा बेहतर या सर्वाइवल कर सकता है। पहला सवाल। दूसरा सवाल सर ये कि पाकिस्तान में अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी जो कि रिकॉर्ड में लाए बगैर कारोबार हो रहा है, इसको किस तरह से डॉक्यूमेंटेड किया जा सकता है ताकि मुल्क की मईशत में कुछ बेहतरी आ सके। तीसरा सवाल सर, क्योंकि मैं कराची से हूँ तो कराची के लिए है, कराची की जो लोकल गवर्नमेंट है, क्या आप ये नहीं समझते कि हमें कराची की जो लोकल गवर्नमेंट है उसको बाइख्तियार बनाने की ज़रूरत है। और दूसरा ये कि यार 3 हो गए मेरा ख्याल बहुत है, 3 के जवाब पहला वाला सवाल इसी पहला सवाल जो आपका है ना, पहला सवाल दोबारा जरा बताएंगे। पहला लाइफ में बेहतरी कैसे आएगी? देखिए पहली बात तो ये है जी कि बड़ी परेशानी है पाकिस्तान में, वो महंगाई की परेशानी है, मगर अभी वो लेवल नहीं आया जिस लेवल पर आकर लोग किसी चीज़ की तब्दीली चाहें। अभी ये सारी चीज़ें आप समझ लें कि ड्राइंग रूम डिस्कशन है, ये ड्राइंग रूम डिस्कशन है अभी। ठीक है, परेशानी थोड़ी बड़ी है, मगर अभी पाकिस्तान में गुर्बत का वो लेवल नहीं आया, स्पेशली शहरों में, कि जिस लेवल पर आके चीज़ें तब्दील होना शुरू हों। ठीक है, और उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान के सिस्टम में आज भी मैं समझता हूँ शहर में, आज कराची शहर में 3 करोड़ की आबादी है। ठीक है, तकरीबन आज भी रात को कोई आदमी भूखा नहीं सोएगा, गलत या सही तरीके से सैलानी से, जेडीसी से, अलखदमत से कहीं ना कहीं से रोटी मिलके सो जाएगा। कहीं कोई आदमी भूखा नहीं सोएगा आज भी कराची में शाम को। ये एक पोजीशन है। और बाय एंड लार्ज चीज़ों में आज भी रोटी मिल रही है, रोटी लोगों को मिल रही है, रोटी खा रहे हैं लोग, और वो उस पे ज़िंदा हैं। और वो इसलिए कोई बड़ी तब्दीली, कोई बड़ी चीज़ नहीं करना चाहते, और उसके बहुत सारे चैनलाइज कर दिए गए हैं। वो गरीब आदमी अपने बच्चे को मदरसे में भेज देता है, तो वो मदरसे की तालीम के लिए नहीं भेजता, वो इसलिए भेजता है कि उस बच्चे को रोटी मिल जाती है, और उस बच्चे के 10-12 साल गुजर जाते हैं वहाँ पे। उसका रोजगार, उसको ये मतलब नहीं है कि लड़का पढ़ लिख के कुछ बन जाएगा। ठीक है, तो हमने ऐसे बहुत सारे आउटलेट खोल दिए हैं जिससे पाकिस्तान में जो माशी प्रेशर्स हैं वो कम किए गए हैं।
और ये जो चीज़ें खोली गई हैं, ये उसी तबके ने खोली हैं जो पाकिस्तान में तब्दीली नहीं चाहता। सैलानी को चंदा वो लोग देते हैं जो हराम कमाते हैं ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो समझते हैं। अच्छा, हमने क्या किया हुआ है, हम इस वक्त एक्चुअली अल्लाह ताला के साथ हमने अकाउंटिंग की किताब खोल ली है। हम ये कहते हैं कि यार ये सुबह हमने 70 गुनाह किए और शाम को 70 सवाब करके बैलेंस बराबर कर दिया। ये मौलवी ने हमें सिखाया है कि यार इसकी 70 गुनाह, इसके 70 सवाब, इसके 70 गुनाह, इसके 70 सवाब, क्लच के बराबर हो गया। और वो जाके ना शाम को सैलानी में उसने बंदे को रोटी खिला दी, बकरीद पे 1.5 लाख का बैल काट दिया, मदरसे में चंदा दे दिया, वो अपना बैलेंस मेंटली बराबर करके चलता जा रहा है। ठीक है। अच्छा, उसको कोई मतलब नहीं है टैक्स देने से, उसे कोई मतलब नहीं है कि मोहल्ले में क्या हो रहा है, उसे कोई मतलब नहीं है। वो कह रहा है यार मुझे कोई मतलब नहीं है, मेरा बैलेंस अल्लाह ताला के साथ ही बराबर चल रहा है, दुनिया भी बराबर चल रही है। चलें सर, सुने, ठीक है। अच्छा, तो ये इसलिए पाकिस्तान में वो अभी लेवल नहीं आया है जिस लेवल पर आकर प्रॉब्लम अपनी जगह पर एक्सप्लोड हो जाएगी और चीज़ें अपनी जगह से आगे बढ़ जाएंगी। अच्छा, और ये अनफॉर्चुनेटली इस इलाके का, जिसको मैंने शुरू में कहा था ना, इंडस वैली है, इस वैली में कभी ये इसलिए क्योंकि ये प्रॉस्परस इलाका था, ये यहाँ पर इसलिए कभी खिलाफ नहीं आता। ठीक है। दूसरा सवाल आपका क्या था? अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी जो है वो सियासतदानों और बहुत सारे लोग जो हमारे और फील्ड में काम करते हैं उनको सूट करती है। नवाज शरीफ साहब की और सियासतदानों की शुगर मिले हैं ना, ठीक है, रियल एस्टेट का काम करते हैं, ठीक है, सरिये का काम करते हैं, तो ये सारे, इनका सारा काम जो है वो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी का है। तो वो आपसे आके कहते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन इकोनॉमी करना चाहते हैं, मगर वो एक्चुअली दिल से नहीं चाहते। आप समझिए मेरी बात, वो दिल से नहीं चाहते कि हो, समझ आई ना? वो कहने को तो बड़ी कहानियां सुनाते रहेंगे मगर वो दिल से नहीं चाहते। तो इसलिए वो आप भूल जाएंगे डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी की कोई चीज आएगी। ठीक है, आगे चले। हाँ, ठीक है, आगे चले। अच्छा, कराची का जहां तक सवाल है, कराची ने जो बर्दाश्त करना था वो कर लिया। ठीक है, ये यूं आके यहां पर आ गया। ठीक है, अब ये यूं आने के बाद ये यूं जाएगा, ये यूं नीचे नहीं जा सकता। ठीक है, कराची इज द ओनली पोर्ट ऑफ पाकिस्तान, कोई और पोर्ट आपका बन नहीं सकता। ठीक है, आपने बड़ी कोशिश की इधर उधर करने की, कुछ नहीं बना। ठीक है, कराची में एक बड़ी प्लान के तहत अयूब खान से वो काम शुरू हुआ था और भुट्टो साहब ने और MKM ने मिलकर ख़त्म किया कि कराची से इकोनॉमिक सेंटर शिफ्ट कर दिया जाए। पहले उन्होंने ब्यूरोक्रेसी इस्लामाबाद शिफ्ट की, फिर उन्होंने MKM के थ्रू और इसके थ्रू इंडस्ट्री शिफ्ट कराई और कराची की इकोनॉमी को ज़ीरो करने की कोशिश की। ठीक है, वो इकोनॉमी अपनी जगह पर, मगर उसके अंदर एक अच्छाई ये आ गई कि एक आदमी जब गवर्नमेंट के बगैर जिंदा रहना सीख जाता है ना, तो गवर्नमेंट उसको कुछ बिगाड़ नहीं सकती। अब कराची के अंदर ये क्वालिटी आ गई कि उसे गवर्नमेंट की जरूरत ही नहीं है। उनका पानी अपना, बिजली अपना, सड़क अपनी, फैक्ट्री अपनी, हर चीज़ उनकी अपनी है, सिक्योरिटी अपनी। वो कहते हैं भाड़ में जाए। ठीक है, भाड़ में जाए, वो कहते हैं यार दफा करें। तो कराची का जो मुस्तकबिल है वो अब अनडिसाइडेड है। ठीक है। अच्छा, जो सिंधी जो एक कम्युनिटी है जो कि सिंध में रूलर है, उनके पास वो कभी जिंदगी में कारोबार कर ही नहीं सकते। कारोबार उनकी माइंड सेट में ही नहीं है। आप बता दें पूरे पाकिस्तान में कोई सिंधी ग्रुप है जो कारोबार करता है? उनके टेम्परामेंट में नहीं है। अच्छी बात, बुराई में नहीं कह रहा, एग्रीकल्चरलिस्ट लोग हैं, ठीक है, फेयर इनफ। कितनी दुकानें सिंधी की होती है, तो सिंधी का और कराची वाले का कोई कंपटीशन नहीं है। ठीक है ना। अच्छा, कराची इस वक्त उर्दू स्पीकिंग का शहर नहीं है, कराची पठानों का शहर है। इस वक्त पेशावर से ज्यादा पठान कराची में रहता है। ठीक है, पठान के पास आज भी फ्रंटियर में रोजगार नहीं है, वो घूम फिर के कराची आता है। आज आप कराची में चले जाएं, कराची में जितने भी मेरे चौकीदार, मेरे काम करने वाले जितने भी हैं, जो मेरे सारे फ्रंटियर से आते हैं,
ड्राइवर सब फ्रंटियर से आते हैं, क्योंकि फ्रंटियर में जो आपने 1979 से जिहाद के नाम पे जो गन फेरा हुआ है फ्रंटियर में, अब फ्रंटियर में आबादी बढ़ती जा रही है, कोई रोजगार तो हुआ ही नहीं ना जी। अच्छा, तो वो सारा जो बेचारा चलता है वो सीधा पेशावर से जाके यहाँ गिरता है, यहाँ गिर जाता है, ठीक है। तो कराची इस वक्त अगर आप कराची की डेमोग्राफी लगाएंगे तो कराची में तकरीबन 45 लाख पठान रहता है, 45 लाख में 40 लाख पठान रहता है। मेरा पीटीआई वालों से ताल्लुक था, तो इस वक्त कराची में जब पीटीआई के 14 MNA थे तो उसमें से 6 MNA वाज एक्चुअली एथनिक पठान्स, एथनिक पठान, मतलब महसूद था, कोई एक्चुअली था, 2 महसूद थे एक्चुअली पठान। कोई बुराई नहीं है, वो यहाँ रहते हैं, ठीक है, उनका मुल्क है, कोई बात नहीं, डजंट मैटर। तो पठान कम्युनिटी का, पश्तो कम्युनिटी का भी कोई एथनिक, कोई इकोनॉमिक कन्फ्लिक्ट नहीं है, क्योंकि उनका कारोबार अलग लेके क्या है, उर्दू स्पीकिंग लोगों का कारोबार अलग है, वो एक तरीके का कारोबार करते हैं। तो ये अच्छा, इसको हमें सेटल करना है कराची को। हम कराची को सेटल नहीं करना चाहते, मतलब 3 करोड़ का शहर ऐसा नहीं हो सकता जो सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटेड नहीं हो, मतलब इसकी सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन होनी पड़ेगी। अच्छा, वो आहिस्ता आहिस्ता, मतलब अभी पहले रियलाइजेशन कम थी, वो आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगी और ये मिल मिलाकर हो जाएगी, डोंट वरी अबाउट इट। अच्छा सर, 1-2 शॉर्ट क्वेश्चन है मेरे पास, बहुत सीरियस डिस्कशन हो गई है, थोड़े से लाइटर नोट पे भी होंगे और वैसे भी होंगे, तो आप शॉर्ट आंसर दीजिएगा क्योंकि टाइम कम है। वैसे तो आप पीटीआई के हामी हैं जी, और अगर आपको फिर भी अगर कहा जाए कि नवाज शरीफ या जरदारी साहब दोनों में से किसी एक को चूज करना पड़े तो आप किसको करेंगे? जरदारी साहब। जरदारी साहब को कर लेंगे, क्यों सर? बिकॉज इज मोर इंटेलिजेंट। अच्छा, ठीक है। कराची, आप कराची में रहते हैं, मैं भी कराची में रहता हूँ। अल्ताफ़ हुसैन साहब महाजर कौम के हीरो हैं, उन्होंने उर्दू स्पीकिंग लोगों को राह दिखाई, या वो एक बागी हैं जिस पे मुकदमात हैं पाकिस्तान में? अल्ताफ़ हुसैन ने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है कराची को। उनका कंट्रीब्यूशन, उनके थ्रू एक एथनिक पार्टी बनाई गई जिसके कुछ फ़ायदे हुए, मगर उन्होंने पूरी एक जनरेशन ऑफ महाजरों को या जेलों में या कब्रिस्तान पहुँचा दिया। मतलब आप उनको हीरो नहीं समझते? हीरो नहीं समझता जी। ठीक है। और मुझे ये बताएं कि आप ट्रंप को, कई दफ़ा आपने मेरी पॉडकास्ट में रहमतुल्लाह क्यों, ट्रंप रहमतुल्लाह क्यों? रहमतुल्लाह अलैह उनको इसलिए उस वक्त कहा था, अभी भी कहता हूँ कि वो पीटीआई के रहमतुल्लाह अलैह। अच्छा, पीटीआई के लिए रहमत है, वो पीटीआई वाले समझते हैं कि उनके लिए रहमतुल्लाह अलैह। मैं ये नहीं कह रहा अल्लाह ताला की रहमत है वो, मगर पीटीआई वाले समझते हैं कि वो उनके लिए रहमतुल्लाह अलैह है। ठीक है, मतलब वो आपके प्रोग्राम में मैंने पहले कहा था कि वो आएंगे और फाइल मंगवाएंगे और फाइल मंगा के कहेंगे कि भाई इसको फारिग करो, इसको रिहा करो। अब वो इसका हम इंतजार कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा सर, एक हार्ड क्वेश्चन है थोड़ा सा, और अक्सर हमारी पॉडकास्ट के नीचे मैसेजेस में ये क्वेश्चन पूछा जाता है और थोड़ी सी आपके ऊपर तनकीद भी होती है। वो ये कि कहने वाले कहते हैं कि जब आप चेयरमैन एफबीआर थे, आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जब आपको मुल्क के लिए कुछ करने का मौका मिला, आपको इतनी बड़ी पोस्ट दी गई और एक कलीदी किरदार आप अदा कर सकते थे, अब रेवेन्यू जनरेट करके मुल्क की मईशत को बदल सकते थे, तो मगर आप कुछ ही महीनों में जो है वो छोड़ के चले गए। तो ये ऐसा क्यों? आप तो कुछ करना चाहते हैं, जब करने का वक्त आया तो आप भाग गए। जो मैंने 8 महीने में किया ना, 8 महीने में किया, वो पाकिस्तान में 50 साल में भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं, मगर वो आपको शायद उस तरह समझ नहीं आएंगी कि मैंने क्या किया। तो सर जितना भी किया वो कम पड़ रहा है ना, कोई बेहतरी तो नहीं आई? कम पड़ रहा है। आप मजीद रहते। अच्छा, दो बातें थी। मेरा जो मसला वहाँ पड़ गया था कि मुझे पॉलिटिकल फोर्सेस ने, मेरा ये कहना था कि आप सर्जरी करें, इंजेक्शन से काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो करते आप? सर्जरी नहीं करने दी ना। मैं आपको बताता हूँ, जब मेरा ट्रेडर से झगड़ा हुआ, ठीक है, और मैंने इमरान खान को कहा कि सर्जरी करें, और मैंने अपने बड़े एजेंसी वालों को भी कहा कि सर्जरी करें, तो उन्होंने कहा जी फजलुर रहमान का धरना होने वाला है, आप ये नहीं कर सकते। मैं नहीं कर सकता, मैं घर जाऊंगा, मुझे क्या फायदा है। जब मैंने कहा कि मुझे 15,000 बंदे एफबीआर में फारिग करने की इजाज़त दें, याद है आपको मैंने कहा था जी, आपने इजाज़त नहीं दी, तो मैं क्या करता हूँ बैठ के, मुझे बताइए ना।
मुझे तो कोई शौक नहीं था ना गाड़ियां चलाने का। तो चले सर, वक्ती तौर पे धरना होने वाला था या वक्ती तौर पे वो कुछ रोक रहे थे, आप रह के लड़ते तो सही था। वो कह रहे हैं, मुझे प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि यार फजलुर रहमान से वो इतना डरता है कि फजलुर रहमान के धरने, यार फजलुर रहमान के धरने के, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान डरते हैं फजलुर रहमान से, उस वक्त डर रहे 100%। अच्छा, डर रहे थे उस वक्त 100%। मुझे इमरान खान ने अपने कमरे में कहा कि शब्बर फजलुर रहमान का धरना होने वाला है, मैं नहीं चाहता कि उसके साथ ट्रेडर की प्रोटेस्ट हो। अच्छा, यही बात मुझे, और उन्होंने भी की, दूसरे लोगों ने भी। आपको मैं यही तो बता रहा हूं कि फजलुर रहमान वाले लोग क्या हैं, आप समझते नहीं ना ये क्या चीज है। तो सर आप उस वक्त रुक जाते, 1-2 महीना रुक जाते, कोई भाई तो मैं बता रहा हूं, उसके बाद मैंने कहा कि 15,000 बंदे फारिग करो। नहीं, मैं 15 बंदे ही फारिग नहीं करेंगे, तो फिर मैं क्या करूं जब आप मेरा इधर से हाथ काट रहे, इधर से हाथ काट रहे, इधर से हाथ काट रहे। अच्छा, मैं वहां बैठा रहता तो शब्बर ज़ैदी पाकिस्तान सही कर देता, बाकी कोई नहीं कर सकता। सर आप अपना हिस्सा तो मिलाते ना। मैंने अपने, अच्छा उसके बाद मैंने जो अपने हिस्से की चीजें डाली हैं वो मैं आपको किसी बात समझा दूंगा। ट्रैक एंड ट्रेस किसे चलाया था, तो मैं जो पीओस किसे लगाया था, मैं जो लगा के गया, तो वो सब चीजें चल रही, आज भी पाकिस्तान को दे रही है, फायदा दे रही है। वो मैं पब्लिकली कहना नहीं चाहता, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मैं, अच्छा तीसरी बात ये थी कि मेरे साथ जो प्रॉब्लम हुई, मैं आपको बताता हूँ मेरे साथ प्रॉब्लम क्या हुई। मैंने स्मगलर पे हाथ डाल दिया। जब मैंने स्मगलर पर हाथ डाल दिया तो उन्होंने मुझे 2 कमांडो की गाड़ियां दे दी। अच्छा, सिक्योरिटी के लिए? सिक्योरिटी का, और हर गाड़ी में 12-12 बंदे बैठे होते थे। तो जहां भी मैं जाता था तो मेरे साथ वो 24 बंदा चलता था, इंक्लूडिंग पान की दुकान भी। अच्छा, पान के शौकीन है आप? नहीं, पान शौकीन नहीं था, मगर जैसे किताब, कोई सिगरेट लेने, सिगरेट चला गया या कोई दवा लेने चला गया, तो अच्छा वो क्या होता था, मेरी गाड़ी रुकी, 2 कमांडो अंदर गए, वो दुकान को चेक किया, उन्होंने फिर मुझे कहा आप आ जाएं। मैं एक्चुअली बताऊं फैसल, वो जो लाइफ थी ना वो मेरे ऊपर सवार होना शुरू हो गई, यार ये क्या जिंदगी है। अच्छा, चौथी बात बताता हूं आपको, भाई जब किसी को भी मिलता था जाके इस्लामाबाद में, और ये मैं आज आपको बता रहा हूँ, इस्लामाबाद का माहौल इतना पॉल्यूटेड है, तो अभी मैं वापस नहीं आया होता था, पट्टी चल रही होती थी। सही, ठीक है। अच्छा, आखिरी बात सुन लें, मेरे खिलाफ केस हुआ कि इनको गलत अपॉइंट किया इमरान खान ने। उसको फाइनेंस किसने किया? किसने किया? हमारे भाई प्रोफेशनल्स ने, जो अकाउंटिंग प्रोफेशन में होते हैं, टैक्स प्रोफेशन में होते हैं। जी ठीक है। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन सर, मैं अभी आपको इस बात में बताता हूँ। अभी कोई 2 महीने पहले टैक्स ऑफिस के अंदर लाहौर में एक लड़ाई हो गई कि जो रिश्वत थी वो डिस्ट्रीब्यूशन में गलती हो गई। पता होगा आपने, गोली चली, देखा था आपने, सुना था ना वाकया? गोली चल गई, गोली चली, याद है आपको? ठीक है। अच्छा, जब गोली चली तो उसमें ये पता लगा कि इसमें इस रिश्वत की डिस्ट्रीब्यूशन में 10% कमी, 5% या 10% चेयरमैन FBI का भी होता है। तो मैंने उसको बोला, उसका टेलीफोन करके लाइटर नोट पे, मैंने कहा यार मिनिस्टर को, यार मैं भी 7 महीने चेयरमैन रहा हूँ, मेरा हिस्सा किधर है वो तो मुझे दे दो। मैं भी तो 7 महीने चेयरमैन रहा हूँ, ठीक है, वो तो मुझे हिस्सा दे दो। वो तो मुझे दिया नहीं उन्होंने। मैं पाकिस्तान का वाहिद आदमी हूँ जो हर साल 30,000 या 40,000 रुपीज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को देता था अपनी चाय, पानी और कन्वेंस के लिए। सर, आपके ऊपर एक इल्ज़ाम लगता है, और ये सवाल भी है, आपके ऊपर इल्ज़ाम ये लगता है कि आपका जो प्रोफेशन है, आपने सारी ज़िंदगी बिजनेसमैन को असिस्ट किया टैक्स के मामले में, और कहने वाले ये कहते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं कि आपने बिजनेसमैन को टैक्स बचाने के तरीके बताए। फिर जब आप चेयरमैन FBR बन गए तो जाहिर सी बात है कि अब उन्हीं बिजनेसमैन से आपने टैक्स लेना था, तो आप फिर जाहिर सी बात है कि उस पोस्ट पर बैठकर उन बिजनेसमैन से कैसे टैक्स लेते? अच्छा सुने, मेरी पहली बात, 2 बातें इसमें लोगों को सब पता ही नहीं है। मैंने इनकम टैक्स होती है ना, एक इंडिविजुअल देता है, एक कंपनी देती है, ठीक है। मैंने जिंदगी में कभी इंडिविजुअल की रिटर्न फाइल ही नहीं की। अच्छा, मैंने आज तक अपनी रिटर्न फाइल नहीं की, मेरी रिटर्न भी कोई और फाइल करता है, मैं इंडिविजुअल का काम करता ही नहीं हूँ। मैंने सारी जिंदगी काम नहीं किया। ग्रुप्स का तो करते हैं ना सर? नहीं सुने, वो भी लिस्टेड कंपनीज का, नहीं ग्रुप का भी नहीं करता मैं। अगर पैकेजेस ग्रुप है तो पैकेजेस का काम करता हूँ, मैं इंडिविजुअल का काम नहीं करता। मेरी बात समझने की कोशिश करें, मैं कभी किसी सेठ का एडवाइजर नहीं रहा, ठीक है, जिंदगी में। अब मैं एडवाइजर हूं उनका, मेरी बात समझे, ठीक है। लोगों को पता ही नहीं है। तो दूसरी बात,
मेरी जो फील्ड थी जनरली, जो मैंने जिंदगी में डील किया है, मैंने जिंदगी में इंटरनेशनल टैक्स डील किया है, मैं लोकल टैक्स में डील ही नहीं करता था। ठीक है, लोगों को ये बात पता ही नहीं है। अच्छा, और मैं आज भी दावे से ये कहता हूँ, आज भी दावे से ये कहता हूँ कि कोई भी आदमी टैक्स के बारे में मेरी ओपिनियन को चैलेंज कर दे तो मैं ये काम छोड़ दूंगा। इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग के ऊपर अगर पाकिस्तान 2030 तक चले जाता है, जो कि अभी मेरे 26 तक चले जाते हैं, जो कि अभी पास हो गया है, तो अब मुझे ये बताएं कि अगर मैं बैंक से इंटरेस्ट फ्री लोन लेने जाता हूँ तो मुझे बोलेगा मुझे रेंट देना है, ठीक है। अगर उसमें रेंट को मैं कैलकुलेट करूँ और उसका परसेंटेज निकालूं प्रिंसिपल अमाउंट से, तो वो तो वही 17-18% और 15% बन जाएगा। तो मुझे क्या फ़ायदा हुआ? इससे अच्छा तो मैं इंटरेस्ट ही ले लेता। मैं फिर ये इस पर ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करना चाहता, मगर मैं आपको थोड़ी सी एक पोजीशन बता देता हूँ कि इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग के बारे में एक शरीयत कोर्ट का डिसीजन आया था। जी जी, ठीक। उसके बेस पर उन्होंने कहा था कि सारी बैंकिंग इस्लामिक होनी चाहिए। जी। उसको यूबीएल ने चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट की शरीयत बेंच में, ठीक है। और वो सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट पोजीशन है। यूबीएल का डिसीजन जो है वो सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट पोजीशन है। उस पोजीशन में लिखा हुआ है कि जो शरीयत कोर्ट का बेंच इस्लामिक बैंकिंग के बारे में डिसीजन है, उसमें अभी बहुत सारी चीज़ें सेटल होनी हैं। हाँ, नहीं हुई है। तो ये जो गलत फहमी है कि कोई इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग जो है उस पर कोई चीज़ें सेटल हो गई हैं, ये लोगों को बेवकूफ़ बनाना, लाल बत्ती दिखाने के बावजूद, क्योंकि स्टेट बैंक की अपनी रिपोर्ट है कि उसके जो इजारा है दैट इज उसके अंदर अभी काम बाकी है। मुशारका मुदारबा के अंदर इजारा वो मेरे हिसाब से कर रहे हैं। आज का जो इस्लामिक बैंकिंग है जो इस्लामिक बैंकिंग है, मैं तो उस सवाल का जवाब लेकर आया हूँ जो सवाल उस बंदे ने लिखा था, क्योंकि मैंने उसको डिस्कस किया था। तो उसने लिखा था कि इस्लामिक इकोनॉमिक्स अगर पाकिस्तान में इस्लामिक इकोनॉमिक्स होनी चाहिए तो इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग क्यों है। तो मैं उससे ये सवाल, बच्चा नहीं है, मैं उससे सवाल ये पूछ रहा था कि ये इस्लामिक इकोनॉमिक्स का टर्म तुम्हें किसने पढ़ाया है, कहाँ है, कौन से कुरान में लिखा है, कौन से हदीस में लिखा है, बताए ना जरा मुझे। नहीं है। नहीं है ना। नहीं है। तो ये आपको ये ड्रामेबाजी खत्म करें, और कोई चीज़ इस्लामिक इकोनॉमिक्स के नाम की चीज़ दुनिया में नहीं होती, ठीक है। और कोई चीज़ इस्लामिक बैंकिंग की शक्ल में जो आज शक्ल है, इसका कोई ताल्लुक इस्लाम के साथ है, ठीक है। और मैंने इसके प्रोग्राम में पहले भी कहा था कि मैं तो खैर एक बड़ा गुनहगार सा इंसान हूँ, मैं बहुत कम तालिब इल्म हूँ। इसके बारे में डॉक्टर इसरार साहब का इंटरव्यू पढ़ लीजिए, सुन लीजिए कभी यूट्यूब पर, वो आपको बताएंगे कि उनका क्या व्यू था इस बारे में। तो ये जो आप आजकल कर रहे हैं, बल्कि मैं देख रहा था एक प्रोग्राम लगा हुआ है, कि ऐड लगा हुआ है, वो एक यहूदी है, क्रिश्चियन है, एक सिख है और एक मुसलमान है, वो उसमें लिखा है इन सबको हम इस्लामिक बैंकिंग में ला रहे हैं। देखा आपने, ऐड लगा हुआ है कहीं, तो ये बैंक इस्लामिक है। हाँ, बैंक इस्लामिक है। तो सर खुदा का वास्ता है, ये ड्रामेबाजी बंद करें। और ये 26 में जो 26 में कर किया है ना, 26 में वो अभी बात कर रहा था ना, 26 में 2026 में, ये 3026 में भी अगर हो जाए ना, 2026 तो हुआ ना, 3 साल, अगर ये 3026 में भी कर लेना तो मेरी कबर पे आ जाना, उस पर जूते मार देना। चलें सर, इस डिस्कशन को यहीं क्लोज करते हैं, और इंशाल्लाह कोशिश होगी कि दोबारा भी आपसे इसी तरह की कोई नशिस्त रखें, और अगर ये लोग आना चाहेंगे ये आ जाएं, या नए चेहरे आएँ और यहाँ पर आकर आपसे सवाल करें। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सर।